क्वेश्चन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन आर एब्सेंट इन व्हाट? तो आरबीसी के अंदर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो होता है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कॉमनली कॉल्ड एज द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन complex is a 4 megabase region on chromosome number 6p21.3 that is densely packed with express gene and is absent in RBCs, ठीक है। नेक्स्ट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलालिस कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे आपको मतलब मदर और बेबी में क्या देखा जाता है? RH नेगेटिव मदर होती है, RH पॉजिटिव फीटस होता है। नेक्स्ट, अ कंडीशन इन विच मोर देन वन ऑफ कैरियोटाइप ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इज नोन एज व्हाट? मोर देन वन कैरियोटाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन मोसैचिज्म, ठीक है, मोसाइसिज्म, ठीक है, MOSAICISM. It is a condition in which mixture of cells with different karyotypes is found. For instance, some cases of Mongolism may have trisomy of 21 in some cells and normal karyotype in other cells. ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर कई सेल्स नॉर्मल ट्राइसोमी ऑफ 21 दिखा रहे हैं, बाकी नहीं दिखा रहे हैं। Sometimes cases of Turner syndrome also show mosaicism of XO and XX cells. Next, the most common monosomy is of what? मोस्ट कॉमन मोनोसोमी आपकी टर्नर सिंड्रोम में देखी जाती है। टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास दैट इज मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्ड बाय सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म, वेबल्ड नेक, क्यूबिटस वेगस इन फीमेल्स, वेबल्ड नेक, इन्फेंटिलिज्म, cubital vagus in females. It involves monosomy of the sex chromosomes. It is commonest genetic disease associated with primary amenorrhea. Chromosomal complement होता है XO, ठीक है, नॉर्मली फीमेल इज XX, एक जो होता है वो ऑफ हो जाता है एक हिसाब से XO. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल इज 45, दैट इज फिनोटाइप फीमेल एंड मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज एमेनोरिया, इसमें मेंसेस नहीं स्टार्ट होता जो भी फीमेल होती है उसका। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन्स बिटवीन 8 and 14 इज सीन इन व्हाट? ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन्स बिटवीन 8 and 14 क्रोमोसोम इज सीन इन बर्किट लिम्फोमा, ठीक है। और इसके अलावा एक क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया होता है, ठीक है, जिसमें ट्रांसलोकेशन होता है नंबर 9 और नंबर 22 के बीच में, ठीक है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज में बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज, ऑलराइट। तो इसमें जो 8 और 14 है उसके बीच में आया हमारा बर्किट लिम्फोमा, जो 9 और 22 के बीच में अगर हमारा ट्रांसलोकेशन हो जाता है तो उससे CML हो जाता है, ठीक है, माइलोइड ल्यूकीमिया। नेक्स्ट, बार बॉडीज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल? बार बॉडीज जो होती हैं वो इंटरफेज में दिखाई देती हैं। The inactive X can be seen in interphase nucleus as darkly staining small mass in contact with the nuclear membrane known as bar body or X chromatin Robbins, ठीक है। Next, drumstick body is present in what? Drumstick body जो होती है वो 3% of neutrophils of females के अंदर present होती है। 3% of neutrophils of females उसके अंदर हमारे पास drumstick bodies present होती हैं। Bar body is an inactive chromosome. The cell nuclei of all tissues in human female contain a sex chromatin body or a bar body. Sex chromatin body या फिर उसको bar body बोला जाता है। In suitably stained smears of peripheral blood, about 3% of polymorphonuclear leukocytes are present as a small accessory nuclear lobule resembling a drumstick, ठीक है, उन्हें बोलते हैं drumstick bodies, जो कि 3% न्यूट्रोफिल्स में पाए जाते हैं in females. Next, dystrophic calcification or calcification seen in what? Dystrophic calcification जो होती है, these are the calcifications that are seen in dead tissue. Dead tissue के अंदर आपको dystrophic calcification देखी जाती है, alright. Next, sagospleen. Sagospleen is a term used to describe gross appearance of spleen in what? Sagospleen एक gross appearance of spleen होती है in amyloidosis, alright. Amyloid deposition in spleen has two patterns. अमाइलॉइड की डिपोजिशन स्प्लीन के अंदर दो पैटर्न शो करती है। फर्स्ट इज सागोस्प्लीन। सागोस्प्लीन में कट सरफेस शो करता है कैरेटिस्टिक्स ट्रांसलूसेंट पेल एंड वेवी नोड्यूल्स रिजेंबलिंग अ सागोग्रेन्स। सागोग्रेन को रिजेंबल करता है इसका पैटर्न। नेक्स्ट इज लाकार्डियस स्प्लीन। लाकार्डियस स्प्लीन जो होता है दैट इज द कट सरफेस ऑफ द स्प्लीन। इट विल शो मैप लाइक एरियाज ऑफ अमाइलॉइड दैट इज लाकार्डियस, लैंड लाइक एंड लार्ड लाइक दैट इज मीन्स फैट्स ऑफ द पिग। फैट ऑफ द पिग में लेकार्डियस स्प्लीन अपने को देखना है वो मिलता है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट लीजन ऑफ बोन इज व्हाट? मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट लीजन ऑफ द बोन, इट इज मेटास्टैटिक कार्सिनोमा। मेटास्टैसिस टू द बोन आर मोर फ्रीक्वेंट दैन द प्राइमरी बोन ट्यूमर्स। Most common carcinomas metastasizing to the bone are breast carcinoma, prostate carcinoma, lung carcinoma or kidney carcinoma. The most common primary malignant tumor of the bone, it is osteosarcoma. Alright, most common primary malignant tumor of the bone, osteosarcoma. The most common benign tumor of the bone is osteochondroma. Most common benign is osteochondroma.
Next, exfoliative cytology is indicated in what? It is indicated for mass screening of cervical cancer. ठीक है, कोई केराटिनाइज लीजन के लिए नहीं करते, प्री कैंसरस लीजन के लिए नहीं करते, और सिगरेट स्मोकर में सभी में नहीं कर देते एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी. ठीक है, ये मास स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फॉर सर्वाइकल कैंसर. नेक्स्ट, मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर्स ऑफ नेइव टी सेल्स आर व्हाट? सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटर्स पोटेंट जो होते हैं वो मैच्योर डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं. ठीक है, मैच्योर डेंड्रिटिक सेल्स इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोब्स, the dendritic cells express the same kind cytokine receptor as do the native or naive T cells, and thus they are recruited to the T cell zones of the lymphoid organs where they are ideally located to present the antigen for the T cells. ठीक है, ये antigen present करते हैं for recruiting the T cells. Next, Burkitt lymphoma is associated with the proliferation of what? Burkitt lymphoma associated with the proliferation of B cells. Okay. Next, which of the following tumors show formation of epithelial pearls and intercellular bridges? Epithelial pearls और intercellular bridges हमारे पास well differentiated squamous cell carcinoma के अंदर दिखाई देते हैं. ठीक है, not in osteosarcoma, not in melanoma, but it is seen in well differentiated squamous cell carcinoma. Next, the tumor that is highly radiosensitive but not radio curable. एक radio sensitive tumor है लेकिन radio curable नहीं है. It is malignant lymphoma. ठीक है, इट इज़ रेडियो सेंसिटिव, हाईली रेडियो सेंसिटिव, बट इज नॉट रेडियो क्यूरेबल. इट इज़ मैलिग्नेंट लिम्फोमा. नेक्स्ट, अ बेनाइन ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल्स सच एज myometrium of the uterus is called as what? Benign tumor of smooth muscle of myometrium of uterus, it is called as leiomyoma. ठीक है, क्या बोलते हैं? लियोमायोमा बोलते हैं, not leiomyosarcoma, not rhabdomyoma, not rhabdomyosarcoma. It is known as leiomyoma. ठीक है, benign tumor of the skeletal muscle is rhabdomyoma, and rhabdosarcoma is the malignant tumor. rhabdosarcoma का मतलब होता है malignant tumor of the skeletal muscle. benign tumor of skeletal muscle is rhabdomyoma. benign tumor of smooth muscle is leiomyoma और myosarcoma अगर लग गया तो फिर that's the malignant tumor. Next, pale or anemic infarct is common in all of the following. anemic infarct आपका किडनी में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, स्प्लीन में हो सकता है, लेकिन इंटेस्टाइन में नहीं होता है. ठीक है, इट इज़ नॉट सीन इन इंटेस्टाइन. नेक्स्ट, फैट एम्बोलिज्म कॉमनली रिजल्ट्स फ्रॉम व्हाट? देखो, फैट एम्बोलिज्म आपका सबसे ज़्यादा जब होता है तो लॉन्ग बोन्स में अगर आपकी इंजरी हुई है, दैट इज़ फ्रैक्चर टू द लॉन्ग बोन्स एंड गनशॉट वुंड्स टू द लॉन्ग बोन्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्बोलिज्म फैट का देखा जाता है. नेक्स्ट, लाइन्स ऑफ ज़हन आर सीन इन व्हाट? Lines of Zahan, that is lines, these are seen in primary platelet thrombus. Line of Zahans are characteristic of thrombi. They have layers with lighter layers of platelets and fibrin and darker layers of red blood cells. Lighter layers of platelet and fibrin and darker layers of red blood cells. They are formed, they are present on the thrombi formed with faster blood flow, more on the thrombi from the heart and aorta. They are only seen in thrombi formed before death. Okay. Next, which of the following is not an indicative of hemorrhage? Ecchymosis indicative of hemorrhage, melena indicative of hemorrhage, petechiae indicative of hemorrhage, but melanosis is not an indicative of hemorrhage. ठीक है, melanosis is not an indicative of hemorrhage. Next, anasarca means what? anasarca का क्या मतलब होता है? anasarca का मतलब होता है severely generalized swelling. जब severe generalized swelling होती है उसका मतलब होता है anasarca. Next, in which of the following conditions transudate form? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में ट्रांसुडेट बनेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ट्रांसुडेट बनेगा और लिवर फेलियर में ट्रांसुडेट बनेगा. तीनों में ट्रांसुडेट फॉर्म होता है. नेक्स्ट, एडीमा दैट कैन बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट? एडीमा किस किस चीज़ की वजह से होता है? सबसे पहले अगर प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज कर गया, रिड्यूस कर गया तो एडीमा हो जाता है. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स इंक्रीज कर गया तो एडीमा इंक्रीज कर जाता है. रिड्यूस्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज इज देयर, reduced lymphatic drainage is there, then edema will be increased. चौथी चीज़ है रिड्यूस्ड रीनल सोडियम अब्जॉर्प्शन. देखो, अगर रीनली सोडियम अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एडीमा होने का कोई मतलब चांस ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि सॉल्ट बॉडी के अंदर रिटेंट नहीं कर रहा है तो पानी रिटेंट करेगा, बॉडी कुछ करेगा नहीं. ओके, सो अगर सोडियम इंक्रीज जो है वो रिड्यूस इन द बॉडी हो रहा है, ठीक है, या फिर इंक्रीज एक्सक्रीशन हो रही है सोडियम की, तो वहाँ पे एडीमा नहीं होगा. नेक्स्ट, कैप्सेजेस आर एसोसिएटेड विद व्हाट? कैप्सेजेस जो होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद apoptosis. In experimental systems, overexpression of any of the caspases result in cellular apoptosis. Activation of one or more such
capsase enzyme putatively leads to cascade of activation of other proteases inexorably culminating in cell suicide. Next term phagocytosis was given by who? The term phagocytosis was given by Sir Metchnikoff. सर मेचिनकॉफ ने फेगोसाइटोसिस का टर्म दिया था. पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कैप्सेसिस किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? दैट आर एसोसिएटेड विद एपोप्टोसिस. नेक्स्ट, द फॉलोइंग केमिकल मीडिएटर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ एराकिडोनिक एसिड एंड मेटाबोलाइट बाय साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे. तो PgH2 बनता है यहाँ पे, ठीक है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एराकिडोनिक एसिड एंड साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, दैट इज PgH2, ठीक है. ये पूरा एक साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे में सबसे पहले अगर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से एराकिडोनेट बनता है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बना एराकिडोनेट, यहाँ पे PLA2 यूटिलाइज होगा. फिर एराकिडोनिक से एराकिडोनेट, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बना एराकिडोनेट से प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनेगा. प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बना बाय साइक्लोऑक्सीजनेज की एक्टिविटी, ठीक है. अब एराकिडोनेट से डायरेक्टली प्रोस्टाग्लैंडिन H2 भी बन सकता है, ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनेगा बाय एक्टिवेशन बाय कॉक्स, एंड अगर इस पाथवे से बना तो कॉक्स से बना. अगर प्रोस्टाग्लैंडिन G2 से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बन रहा है तो परऑक्सीडेज से बनता है, ठीक है. परऑक्सीडेज अपना काम देता है बीच में. और फिर ये स्पेसिफिक सिंथेसिस होती हैं जैसे कि TXA2, PGD2, PGE2, PGI2 एंड PGF2 अल्फा. ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है. F2 अल्फा, I2, E2, D2, ये सारी चीज़ें जो है वो एज अ मेटाबोलाइट बनते हैं, ठीक है. दिस इज द प्रोडक्ट्स और मेटाबोलाइट्स बाय दिस पाथवे जो भी बन रहा है हमारे पास. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज फ्रॉम सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स. सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल से क्या रिलीज होता है? हिस्टामिन रिलीज होता है फ्रॉम द सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स. IgE sensitized basophils and mast cells release histamine, and it is stored in platelets also. Some of the chemical mediators of inflammation are those produced from the cells and those produced from the plasma. Next, transudate is characterized by what? Transudate में क्या रहता है? इसमें transudate में low protein content रहता है हमेशा. Transudate has low protein content. Next, the lining up of leukocytes along the walls of dilated vessels is called as what? Lining of leukocytes around the wall of dilated vessels, it is called as margination and pavementing. इसको क्या बोलते हैं? margination बोलते हैं और pavementing बोलते हैं. That is the lining up of leukocytes along the walls of dilated vessels. ठीक है. होता क्यों है ये? Acute inflammation is characterized by initial vascular and cellular events. The initial process is cellular events and is followed by margination, rolling and adhesion. The neutrophils fall out from the central column and roll out and are distributed close to the vessel wall, a process that is known as margination. ठीक है. Towards the vessel जो है वो neutrophil जमा होते जा रहे हैं, that is known as margination. And in this time, these cells line up along with the endothelium, which is called as pavementing. अगर ये एंडोथीलियम के साथ लाइन अप कर जाते हैं तो उसको पेवमेंटिंग बोलते हैं. दिस इज फॉलोड बाय ट्रांसमाइग्रेशन एंड एमिग्रेशन, दैट इज कीमोटैक्सिस, फेगोसाइटोसिस एंड डिग्रेडेशन बिफोर emigration and margination occurs. Next, which of the following hormones inhibit wound healing to a greater extent? Inhibit कौन करता है हार्मोन wound healing को? ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स करते हैं inhibit, ठीक है, to a greater extent. बाकी हार्मोन्स इतना नहीं करते. ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, they inhibit the wound healing to a great extent. Next, correct sequence of cell cycle is what? Correct sequence of cell cycle हमारी रहती है G0, G1, SG2M, ठीक है. G0, G1, SG2M, ठीक है. S बिल्कुल बीच में आएगा. 5 चीज़ें हैं, S बिल्कुल बीच में आता है. ऑलराइट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट अफेक्टेड बाय हिपोक्सिया. हिपोक्सिया से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले सिस्टम जो होते हैं वो हमारी नर्व्स होती हैं, दैट इज इन ब्रेन एंड हार्ट. 2 चीज़ें, हार्ट एंड ब्रेन मोस्टली अफेक्टेड बाय हिपोक्सिया. नेक्स्ट, मैलरी डिजेनरेशन इज सीन इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? Mallory degeneration seen in alcoholic liver disease, it is a form of hyaline degeneration. It is a form of hyaline degeneration. Next, the type of degeneration seen in autoimmune collagen diseases like scleroderma and rheumatoid arthritis is what? It is fibrinoid degeneration. ठीक है. ऐसी डिजेनरेशन जो कि ऑटोइम्यून कोलेजन डिजीज जैसे कि स्क्लेरोडर्मा और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर देखी जाती है उसको बोलते हैं फाइब्रिनॉइड डिजेनरेशन. डिजेनरेशन इज द रिएक्शन ऑफ सेल्स टू इंजरी एंड इट रिप्रेजेंट्स द रेट्रोग्रेड चेंजेस कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन सेल मेटाबॉलिज्म. डिजेनरेशन इज रिवर्सिबल.
सेल इंजरी वाइल सेल डेथ इज अ स्टेट ऑफ इरिवर्सिबल सेल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डीजनरेशन रिवर्सिबल सेल इंजरी है, जबकि सेल डेथ जो है वो स्टेट ऑफ इरिवर्सिबल सेल डिसऑर्गेनाइजेशन है। 7 टाइप्स ऑफ डीजनरेशन आर प्रेजेंट। एक आती है फैटी डीजनरेशन, दूसरी आती है एल्ब्यूमिनस डीजनरेशन, तीसरी आती है एरिथ्रोमैटस डीजनरेशन, चौथी आती है हाइलिन डीजनरेशन, पांचवी आती है म्यूसिनस डीजनरेशन, छठी आती है कैलकेरियस डीजनरेशन एंड सेवंथ इज ज़ेंकर डीजनरेशन। Next, the earliest and most common form of reversible cell injury is what? Earliest and most common cause of reversible cell injury is the cloudy swelling, जिसको ओरा एल्ब्यूमिनस डीजनरेशन बोला जाता है। क्लाउडी स्वेलिंग और सेलुलर स्वेलिंग, ओरा एल्ब्यूमिनस डीजनरेशन। नेक्स्ट, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस एंड बेसोफिल्स इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियस और श्रिंकेज के न्यूक्लियस और बेसोफिल्स के श्रिंकेज को हम कहते हैं पिक्नोसिस, पिक्नोसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ इज व्हाट? सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज सेल इंजरी और सेल डेथ का होता है हिपॉक्सिक इंजरी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द वेरियस फ्री रेडिकल स्पीशीज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज द मोस्ट रिएक्टिव। हाइड्रोक्सिल जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। OH नेगेटिव आयन जो होता है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। Important mechanisms of cell injury is by damage to the DNA, proteins, lipid membranes and circulating lipids, ठीक है, LDL, by peroxidation caused by oxygen derived free radicals. Superoxide anion hydroxyl radical that is OH negative and O2 negative and hydroxyl peroxide, ठीक है। इसमें से हाइड्रोक्सिल आयन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। OH नेगेटिव आयन इज द मोस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट, अ 45-year-old फीमेल presenting with rapidly enlarging reddish purple gingival mass in the mandibular region. The lesion bleeds easily on manipulation. Radiographic examination reveals superficial cuffing, resorption of the underlying alveolar bone, and histopathological features are as shown below in this image. ठीक है, तो इसमें ऐसा एक लीजन बन चुका है, ठीक है, और ये इसकी हिस्टोपैथोजेनेसिस है। तो इसको देख के तो कुछ पता चलेगा नहीं, बट इट इज़ peripheral giant cell granuloma. Alright, peripheral giant cell granuloma is a reactive lesion arising from periodontal membrane of the mucoperiosteum. It's characterized by exclusive occurrence on gingiva and alveolar process. It is having dark to red color, dark red to purple coloration due to the hemorrhagic and hemosiderin deposition. Frequent सरफेस अल्सरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग भी फ्रीक्वेंट रहती है। सुपरफिशियल कफिंग, रिजॉर्प्शन ऑफ अंडरलाइंग एल्वियोलर बोन प्रोसेस इज ऑल्सो देयर। हिस्टोलॉजिकल प्रेजेंस ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स इन अ हेमोरेजिक कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा इज ऑल्सो सीन। द कॉम्बिनेशन ऑफ जिंजाइवल लोकेशन, कफिंग ऑफ द बोन एंड जायंट सेल हिस्टोलॉजी इज डायग्नोस्टिक इन दिस। ऑलराइट, अब बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है? पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा जो होता है वो हाईली वैस्कुलर होता है, सुपरफिशियल होता है और उसमें कोई भी जायंट सेल प्रेजेंट नहीं होते, तो उसमें कोई भी बोन कफिंग प्रेजेंट नहीं होगी। जो बोन के ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज बोन कफिंग, ठीक है। बोन के ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक जो अपीयरेंस है, दिस इज नोन एज बोन कफिंग। ऑलराइट, ये चीज़ पायोजेनिक ग्रैनुलोमा में प्रेजेंट नहीं होता। सेंट्रल जायंट सेल ग्रैनुलोमा दूसरा गलत ऑप्शन है। सेंट्रल जायंट सेल ग्रैनुलोमा इंट्रा ऑशियस लीजन है। इट इज प्रेजेंटिंग एज अ रेडियोलुसेंसी, ठीक है। ये किसी प्राइमरी जिंजाइवल मास से अराइज नहीं करता है, ये रेडियोलुसेंसी इन द बोन की तरह अराइज करेगा। तीसरा आता है वेरुसिफॉर्म ज़ैंथोमा। वेरुसिफॉर्म ज़ैंथोमा दैट इज पेपिलरी और वेरुसिकस लीजन विद द फोम सेल्स, लैक्स जाइंट सेल्स एंड बोन इन्वॉल्वमेंट। इसमें फोम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइंट सेल नहीं होते और बोन इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट, चाइल्ड प्रेजेंट्स विद पेनलेस स्वेलिंग ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग। पेनलेस स्वेलिंग है आगे वाले सरफेस ऑफ द टंग पे। ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन द लीजन शोज पेबली सरफेस कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल स्मॉल ट्रांसलूसेंट वेसिकल लाइक एलिवेशंस एज शोन बिलो, ठीक है। मल्टीपल स्मॉल वेसिकल्स लाइक एलिवेशंस है, ऐसी सी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। दीज आर द एलिवेशंस दैट आर प्रेजेंट इन द चाइल्ड। नाउ व्हाट इज दिस कंडीशन? इट इज लिम्फेंजियोमा, ठीक है। पूरी जीभ जो है वो स्वेल कर गई है साइड से, उसमें लीजन्स बन चुके हैं, दिस इज लिम्फेंजियोमा। Okay, lymphangioma is developmental malformation of lymphatic vessels commonly seen in children. With the strong predilection for the tongue, its characteristic clinical features include clusters of translucent vesicles-like elevations, most frequently involving the tongue. Surface appears pebbly rather than smooth, and lesion is usually non-compressible and painless. Lesion usually non-compressible होता है and it's a painless lesion. All right. Now, distinctive surface morphology is diagnostic and it separates lymphangioma and other pediatric oral swellings. जो बाकी इनकरेक्ट ऑप्शन है उनके बारे में बात करते हैं। हीमैंजियोमा, हीमैंजियोमा इसलिए नहीं है बिकॉज हीमैंजियोमा अपीयर्स एज ब्लूइश रेड कंप्रेसिबल वैस्कुलर लीजन एंड डज नॉट शो ट्रांसलूसेंट वेसिकल्स।
इसमें ट्रांसलूसेंट वेसिकल सेम एंजियोमा में कभी भी नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट लिपोमा, लिपोमा इज सॉफ्ट येलोइश सबम्यूकोजल मास, सॉफ्ट येलोइश सबम्यूकोजल मास, रेयर इन चिल्ड्रन एंड लैक्स सरफेस वेसिकुलेशन, ठीक है, दैट इज नोन एज लिपोमा। Soft yellowish submucosal mass, rare in children and lacks surface vesiculation, that is lipoma. Next we have neurofibroma. Neurofibroma is firm, non-vesicular, nodular swelling. Firm, non-vesicular, nodular swelling does not show a pebbly or translucent surface, that is known as neurofibroma. Next, a patient is diagnosed with Bell's disease, showing which of the following is affected. बेल्स डिजीज में कौन सी चीज़ अफेक्टेड होती है? BAELZ डिजीज में कौन सी चीज़ अफेक्टेड होती है? तो इसमें माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स आर मोस्टली अफेक्टेड, ऑलराइट। चीलाइटिस ग्लैंडुलरिस हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। चीलाइटिस ग्लैंडुलरिस और द बेल्स डिजीज, इट कुड बी सिंपल, इट कुड बी सुपरफिशियल सपोरेटिव, ठीक है। अगर सुपरफिशियल सपोरेटिव है तो उसको कैरेक्टरिस्टिकली हम बेल्स डिजीज बोलते हैं। अगर वो डीप सपोरेटिव है तो वी कॉल इट एज चीलाइटिस ग्लैंडुलरिस एपोस्टेमेटोसा, ठीक है, चीलाइटिस ग्लैंडुलरिस एपोस्टेमेटोसा अगर वो डीप सपोरेटिव प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट, रोज बेंगाल स्कोर इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर व्हाट? रोज बेंगाल स्कोर जो होता है दैट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जॉगरन सिंड्रोम, ठीक है। रोज बेंगाल स्कोर या फिर जितने भी ऑक्यूलर डाइज होती हैं उसमें लेस देन इक्वल टू 4 अकॉर्डिंग टू वैन बिस्टरवेल्ड स्कोरिंग सिस्टम अगर हमारा वो आता है, वैल्यू आता है, तो वो इसके लिए जॉगरन सिंड्रोम की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। It's an objective evidence of ocular involvement defined as positive test for at least one of the following 2 tests. या तो श्रीमर टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, दैट इज श्रीमर आई टेस्ट परफॉर्म्ड विदाउट एनेस्थीसिया लेस देन 5 मिलीमीटर होना चाहिए इन 5 मिनट्स, या फिर रोज बंगाल स्कोर देते हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉज जेरोस्टोमिया एक्सेप्ट व्हाट? देखो कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो जेरोस्टोमिया कॉज कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ड्रग्स होते हैं और इनमें से जो है वो लोराटाडीन विल कॉज जेरोस्टोमिया, फ्लॉक्सेटीन विल कॉज जेरोस्टोमिया एंड डायज़ेपाम कैन कॉज जेरोस्टोमिया, बट सिनाराजीन जेरोस्टोमिया कॉज नहीं करता है। सिनाराजीन विल नॉट कॉज जेरोस्टोमिया। बहुत ज़्यादा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, बहुत ज़्यादा डीकंजेशन ड्रग, बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, सेडेटिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये जेरोस्टोमिया कॉज करने की ताकत रखते हैं, बट यहाँ पे कौन नहीं कॉज कर रहा है? दैट इज सिनाराजीन। नेक्स्ट, कॉमेट साइन इज सीन इन व्हाट? कॉमेट साइन इट इज सीन इन प्लंजिंग रैनुला। प्लंजिंग रैनुला में कॉमेट साइन दिखाई देता है, ठीक है, दैट टू इन द सीटी। सीटी जब आप देखोगे तो सीटी में देखना प्लंजिंग रैनुला के अंदर आपका एक ऐसा रेडियोलुसेंसी बन जाता है, दिस इज नोन एज अ कॉमेट साइन, okay. Now plunging or driving ranula, it occurs when the ranula ruptures out of the sublingual space and into the submandibular space. वो sublingual space से बाहर निकल रहा है और into the submandibular space जा रहा है। Plunging ranula or driving ranula shows a tail sign, communication between the collapsed sublingual and submandibular space, ठीक है। इसमें tail of fluid होती है, a thin fluid filled stalk connecting to the main cyst in the neck band of the sublingual area, ठीक है, दिखाई दे रही है। दिस इज अ थिन हमारे पास एक टेल जा रही है थिन थे और ये पूरी एक सिस्ट के साथ जुड़ी हुई है, दिस इज द थिंग, ठीक है। दिस इज अ टेल ऑफ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट, इट इज इन कनेक्टिंग द मेन सिस्ट विद द नेक बैंड टू द सबलिंगुअल एरिया। Classical appearance is the teardrop appearance or comet shape appearance with the head in the neck and the tail extending back towards the tongue. Head in the neck and tail extending back towards the tongue. Diagnostic key, it indicates the cyst is an extravasation cyst or leakage from the sublingual gland. ठीक है। Next, LADD syndrome includes all of the following except what? LAD syndrome, it is an autosomal disorder that is caused by mutation in the fibroblast growth factor, that is FGF10 gene, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 जीन में अगर दिक्कत आ रही है तो हमारे पास लैड सिंड्रोम आ जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया ऑफ लैक्रिमल एंड सलाइवरी ग्लैंड्स एंड कप शेप्ड ईयर्स, हियरिंग लॉस हो जाता है, प्लस डेंटल एंड डिजिटल एनोमलीज आर आल्सो देयर। डेंटल फीचर्स में इंक्लूड हाइपोडोंशिया, माइक्रोडोंशिया एंड माइल्ड इनेमल हाइपोप्लेजिया, ये सब लैड सिंड्रोम के अंदर देखा जाता है। कप शेप्ड ईयर्स हो जाते हैं, एप्लेजिया ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड्स हो जाता है, एप्लेजिया ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हो जाता है, बट हाइपरप्लेजिया नहीं होता कभी भी, सो दैट ऑप्शन विल बी रॉन्ग। हाइपरप्लेजिया कभी नहीं होता, सो दैट ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड आउट। नेक्स्ट, रेडियोग्राफिकली दिस कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली नोन एज व्हाट? देखो सारी बोन डीन्यूड हो गई है, जो मोलर्स हैं उसके साइड की बोन सारी डीन्यूड हो चुकी है, तो रेडियोग्राफिकली आप इस कंडीशन को क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट एज मॉथ ईटन रेडियोलुसेंसी विद
सीक्वेस्ट्रा फॉर्मेशन. दिस इज अ मॉथ ईटन रेडियोसेंसी. और जितना भी एरिया ये डीन्यूड हुआ है बोन का, जो हवा के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जो आउटर इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, दैट विल शो सीक्वेस्ट्रेशन. ठीक है. क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, जिसमें इरेगुलर बोन डिस्ट्रक्शन दिखाई देती है. रेडियो ओपेक सीक्वेस्टर दिखाई देते हैं विद इन द रेडियोलुसेंट एरिया. रेडियो ओपेक सीक्वेस्टर विद इन द रेडियोलुसेंट एरिया. मल्टीपल स्मॉल irregular poorly defined radiolucent areas will be there. It resembles cloth eaten by moths appearance and it indicates an aggressive infection or malignancy. ठीक है. In jaw pathology it strongly favors osteomyelitis. Next, match the vitamin deficiency with the primary biochemical defect affecting the oral tissues. Vitamin D की अगर deficiency होती है तो it leads to mineralization defects. ठीक है. विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट हो जाता है. नियासिन डेफिशिएंसी होती है तो सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म फेलियर हो जाता है. ठीक है. नियासिन विल बी एसोसिएटेड विद सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म फेलियर. विटामिन सी विद कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट. विटामिन डी विद मिनरलाइजेशन डिफेक्ट. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विद द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक oral finding. Hypophosphatasia. Hypophosphatasia is associated with cementum defect and early tooth loss will be there. Cementum defect and early tooth loss will be there. Vitamin C. Vitamin C में collagen defect हो जाता है, उसकी वजह से hemorrhagic gingiva हो जाएगा. ठीक है. Next is riboflavin. Riboflavin is epithelial atrophy with smooth tongue. Epithelial atrophy हो जाएगी along with the smooth tongue. That is in last one जो भी हमने अभी बात की. That is riboflavin. ठीक है. Next, a patient presents with angular cheilitis, pale lips progressing to fissuring and a smooth glossy tongue. Angular cheilitis, pale lips progressing to fissuring and smooth glossy tongue. There is no gingival involvement. Which epithelial change best explains this tongue appearance? यहाँ पे atrophy of filiform papillae हो चुकी है. ठीक है. Riboflavin की deficiency causes the atrophy of the filiform papillae, giving a tongue the smooth shiny appearance. Gingiva is usually spared, helping to differentiate from the vitamin C deficiency. Next, a 7-year-old child presents with premature exfoliation of the deciduous incisors without gingival inflammation. Premature exfoliation हो गए deciduous incisors के without gingival inflammation. Radiograph shows poorly defined lamina dura and elongated pulp horns. Radiograph में poorly defined lamina dura है, elongated pulp horns है. Approaching the dentino-enamel junction. Serum calcium and phosphate levels are normal. Serum calcium और serum phosphate levels जो होते हैं वो normal है. The most appropriate explanation for this dental finding is what? There is absence of functional cementum due to the enzyme deficiency. यहाँ hypophosphatasia हुआ है, that is caused by deficiency of tissue non-specific alkaline phosphatase, that is TNALP. Cementogenesis fail कर जाएगी. There will be no functional involvement और no PDL attachment will be there. ठीक है. Plus there will be non-inflammatory early tooth loss and normal calcium phosphate जो होता है वो help करता है to rule out the rickets. ठीक है. इसमें normal calcium phosphate अगर present है तो वो rule out करेगा rickets को. ठीक है. बाकी अगर हमारा फेलियर ऑफ मिनरलाइजेशन हो रहा है तो ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स होता है. ठीक है. मिनरलाइजेशन नहीं होगा तो दैट मीन्स इट इज हैविंग रिकेट्स. अगर इंक्रीज्ड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है ड्यू टू एलिवेटेड लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो मतलब हमारा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इंक्रीज करके, क्लास्टिक मतलब ब्रेकडाउन एक्टिविटी इंक्रीज करके, बोन को ब्रेकडाउन, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. अगर हमारा इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस हो गया, ठीक है, विद इन द पेरिडोंटल लिगामेंट, विद इन द पेरिडोंटल लिगामेंट अगर हमारा इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस है तो विटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी. लेकिन जो हमारा ऑप्शन था दैट इज एब्सेंस ऑफ फंक्शनल सीमेंटम ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी. फंक्शनल सीमेंटम नहीं बन पा रहा है. ठीक है. मतलब सीमेंटम बन रहा है बट वो फंक्शनल नहीं बन पा रहा है. दिस इज ड्यू टू हाइपोफॉस्फेटेसिया दैट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ टिश्यू नॉन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज दैट इज TNALP, जिसमें सीमेंटोजेनेसिस फेल कर जाती है. तो सीमेंटोजेनेसिस से नहीं होगी तो सीमेंटम नहीं बनेगा तो पीडीएल से अटैचमेंट कैसे होगी, और नॉन इन्फ्लेमेटरी अर्ली टूथ लॉस हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स. आर्नोल्ड्स हेड, दैट इज लार्ज ग्लोबुलर हेड इज देयर, स्कल इज देयर, लार्ज क्लेविकुलर डिफेक्ट्स हैं, हाई आर्च पैलेट है एंड प्रोलॉन्ग रिटेंशन ऑफ डेसिडुअस टीथ है. आइडेंटिफाई द कंडीशन. इट इज कॉमनली अकरिंग ड्यू टू डिफेक्ट इन व्हाट? This is commonly occurring due to the defect in the core binding factor that is CBFA1 gene. CBFA1 gene के defect की वजह से occur करता है. This is suggestive of cleidocranial dysplasia. ठीक है. The syndrome is familial with transmitted as autosomal dominant trait. Mutations in the core binding factor alpha that is CBFA1 gene located on chromosome number CP21 have been shown to be causing cleidocranial dysplasia. Alright. बच्चा ऐसा सा दिखाई देता है. ठीक है. prolonged रिटेंशन ऑफ डेसिडुअस टीथ दिखाई देते हैं, सिनोस्टोसिस दिखाई देती है, जो ऊपर की बोन्स है वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी तो कि ज़्यादा मिल सकते हैं उनकी. ठीक है.
ऐसी चीज़ दिखाई देती हैं इसमें क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया के अंदर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम्स डज नॉट शो एंटी मोंगोलॉइड स्लैंट. ठीक है, एंटी मोंगोलॉइड स्लैंट का क्या मतलब होता है कि डाउनवर्ड स्लैंटिंग पैल्पेब्रल फिशर्स. ठीक है, ऐसे आंखें नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लैंटिंग पैल्पेब्रल फिशर्स. दिस इज एंटी मोंगोलॉइड स्लैंट. ऑलराइट, नाउ it is seen in Treacher-Collins syndrome, it is seen in Edwards syndrome, that is trisomy of 18, and it is also seen in Perry-Robin syndrome. ठीक है, it may sometimes show anti-mongoloid slant, that is Down syndrome trisomy of 21, characteristically showing the mongoloid upward slant, not mongoloid. ठीक है, जो डाउन सिंड्रोम होता है हमारा वो नहीं शो करता एंटी मोंगोलॉइड. डाउन सिंड्रोम में ऊपर को होती हैं आंखें, ऐसे नीचे को नहीं होती, ऊपर को होती हैं आंखें डाउन सिंड्रोम में. ऑलराइट, सो इट इज नॉट एन एंटी मोंगोलॉइड. डाउन सिंड्रोम इज अ मोंगोलॉइड, अपवर्ड स्लैंट वाला होता है वो. नेक्स्ट, एज पर आर्नॉट ग्रेडिंग सिस्टम फॉर चेरुबिज्म. आर्नॉट ग्रेडिंग सिस्टम फॉर चेरुबिज्म, ग्रेड 2 इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट. आर्नॉट ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से ग्रेड 2 इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ असेंडिंग रैमाई अलॉन्ग विद मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटीज. ठीक है, ascending rami along with maxillary tuberosities. Arnott in 1978 suggested the following grading system for the lesions of cherubism. Grade 1 involving both the mandibular rami and the both mandibular ascending rami. Grade 2 में involvement होती है both maxillary tuberosities की as well as the mandibular ascending rami. ठीक है, ग्रेड 1 में सिर्फ मैंडिबुलर असेंडिंग रेमाई आई, ग्रेड 2 में दोनों मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटीज और मैंडिबुलर असेंडिंग रेमाई आ गई. ग्रेड 3 में जो आर्नॉट का सिस्टम है उसमें मैक्यूने ऑलब्राइट सिंड्रोम हो जाता है, इन्वॉल्विंग द होल ऑफ द मैक्सिला एंड मैंडिबल एक्सेप्ट द कॉर्नोइड प्रोसेस एंड द कॉन्डाइल्स. Next, an association between the fibrous dysplasia and intramuscular myxomas, which of the following is often missed during diagnosis, is known as a what. ठीक है, एक फाइब्रस डिस्प्लेसिया और इंट्रामस्कुलर मिक्सोमास के बीच में एसोसिएशन होती है जो कि डायग्नोसिस के दौरान कभी कभार मिस हो जाती है. व्हाट इज इट नोन एज? इट इज नोन एज मैज़ा-ब्रॉड सिंड्रोम. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मैज़ा-ब्रॉड सिंड्रोम. द मैज़ा-ब्रॉड सिंड्रोम incidence may be higher than reported due to its silent course and missed diagnosis. The risk of malignant transformation of fibrous dysplasia, local recurrence of myxomas after excision, and possibility of new swelling necessitate regular follow-up of the known cases in Mazo-Brod syndrome. The treatment consists of wide excision symptomatic myxomas, whereas bisphosphonates are mainstay for management of fibrous dysplasia. ठीक है, association of fibrous dysplasia and intramuscular myxoma are rare disease known as Mazo-Brod syndrome. Both lesion tend to occur in the same anatomical region. ठीक है, दोनों हमारा जो फाइब्रस लीजन है या फाइब्रस डिस्प्लेसिया है और इंट्रामस्कुलर मिक्सोमा है, दोनों जो है वो सेम एनाटॉमिकल रीजन के अंदर आकर कर रहे होते हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एकॉन्ड्रोजेनेसिस. ठीक है, एकॉन्ड्रोजेनेसिस में गलत स्टेटमेंट क्या है कि एकॉन्ड्रोजेनेसिस टाइप 1 इज ऑल्सो नोन एज लैंगर-साल्डिनो टाइप. ये गलत स्टेटमेंट है. ठीक है, मार्को फ्राकरो फर्स्ट डिस्क्राइब एकॉन्ड्रोजेनेसिस इन 1952. 1970 तक रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि एकॉन्ड्रोजेनेसिस वाज अ हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोप्लेजियाज लीथल टू नियोनेट्स. ठीक है, एकॉन्ड्रोजेनेसिस टाइप 1 का मतलब होता है फराको ह्यूस्टन हैरिस टाइप एंड टाइप 2 का मतलब होता है लैंगर-साल्डिनो टाइप. They were distinguished on the basis of radiological and histological criteria. Type 1A का मतलब होता है it is an autosomal recessive disorder with an unknown chromosomal locus. Type 1B का मतलब होता है it is an autosomal recessive disorder resulting from mutations of DDST, that is dystrophic dysplasia sulfate transporter gene, which is located on 5q32 and q33. कहाँ लोकेटेड होता है? 5q32 और 33 में. In achondrogenesis type 1, the craniofacial features include disproportionately large head, soft skull, sloping head, sloping forehead हो जाता है. ठीक है, convex facial plane, flat nasal bridge, occasionally associated with deep horizontal groove, small nose, often with everted nostrils, long philtrum, retrognathia, increased distance between the lower lip and the lower edge of the chin, double chin appearance. ठीक है, ये सारी चीज़ें याद तो रहेंगी नहीं, बट ये बेबी है, इसकी फोटो देखो. ठीक है, ऐसा बच्चा जो है वो दिखाई देता है इन एकॉन्ड्रोप्लेजिया. ठीक है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया के अंदर ऐसा बच्चा, एकॉन्ड्रोजेनेसिस या फिर जैसा भी है उसके अंदर. ठीक है, हमने जो भी बात की DDST की बात की, उसमें डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज हेड होता है, नेजल ब्रिज फ्लैटनिंग होती है अलॉन्ग विद रेट्रोग्नाथिया, ये सारी चीज़ें होती हैं. Next, as per the Silence classification of osteogenesis imperfecta, the most lethal type of osteogenesis imperfecta inherited in an autosomal recessive pattern and resulting in stillbirths is known as what? सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है that is most lethal, that is type 2 osteogenesis imperfecta.
ठीक है। इट इज़ द मोस्ट लीथल, जिसमें बच्चा जो है वो ब्लू स्क्लेरा, मल्टीपल इंट्रा यूट्राइन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, सीवियर डिफॉर्मिटीज होती है, स्टिल बर्थ या न्यूनेटल डेथ हो सकती है इसमें। इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव और न्यू म्यूटेशंस भी इसमें अकर कर सकती हैं। इट इज़ टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 इज़ माइल्ड, टाइप 2 इज़ लीथल, टाइप 3 इज़ सीवियरली डिफॉर्मिंग, टाइप 4 इज़ इंटरमीडिएट, ठीक है, जो ऑस्टिजन से इम्परफेक्ट है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द इमेज शोन बिलो शोइंग एक्सेसिव फ्लेक्शन ऑफ द जॉइंट मूवमेंट्स। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, देखो कितना फ्लेक्शन कर रहा है ये जॉइंट का, कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबली अपने जॉइंट को मूव करवा ले रहा है, किस चीज़ का फीचर है ये? दिस इज अ फीचर ऑफ एलनर-डैनियल सिंड्रोम। एकदम रबरी हो जाते हैं आपके हाथ वगैरह, ठीक है, सारे जॉइंट्स एकदम रबरी होते हैं। द फॉलोइंग इमेज शोज एक्सेसिव हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स सीन इन एलनर-डैनियल सिंड्रोम, ठीक है। ये हेट्रोजीनस ऑफ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड कनेक्टिव डिसऑर्डर, टिश्यू डिसऑर्डर से कैरेक्टराइज बाय जॉइंट हाइपर मोबिलिटी, क्यूटेनियस fragility and hyperextensibility. Next, a mixed tumor presents with in a young patient as a well circumscribed expansile radiolucency. Expansile radiolucency है, containing multiple small radio opaque foci. Multiple small radio opaque foci present है उसके अंदर. Histopathology shows interlacing thin strands of odontogenic epithelium with peripheral columnar cells and central stellate cells. पेरिफेरल कोलमनर सेल्स है इसमें और सेंट्रल स्टेलेट सेल्स है, अलॉन्ग विद डेंटल हार्ड टिश्यू फॉर्मेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर दिस? देखो एक साइड की मैंडिबल देखो बिल्कुल साफ है, ठीक है, दूसरी साइड की मैंडिबल में ये लीजन बना हुआ जो भी हमने अभी डिस्क्राइब किया, ठीक है। सो व्हाट इज इट? इसकी इट इज रिप्रेजेंटिंग अ मोर मैच्योर स्टेज ऑफ अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा विद इंडक्शन ऑफ ओडोंटोमा, ठीक है। अमीलोब्लास्टिक फाइब्रो ओडोंटोमा, इट इज अ मिक्स्ड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। AFO is a mixed odontogenic tumor. Both epithelial और ectomesenchymal components present होते हैं, दोनों epithelial और ectomesenchymal इसमें present होते हैं. It is considered more differentiated or mature counterpart of ameloblastic fibroma. ठीक है. There is induction of enamel and dentine, hence radium opaque mass is there where जो कि ओडोंटोमा को रिजेंबल करता है, रेडियो ओपेक मास प्रेजेंट होगा दैट विल रिजेंबल द ओडोंटोमा। हमने अभी ये देखा इसको, ठीक है, ऐसा दिख रहा होगा ये। ऑलराइट, नाउ there is well-defined radiolucency with the radiopaque foci. It's the key differentiator from the ameloblastic fibroma. ठीक है, और इसका जो हिस्टोपैथोलॉजी होता है वो ऐसा दिखाई देता है। देखो हिस्टोपैथ थोड़ी वीक है, नहीं पता लगेगा तो आपको बाकी फीचर्स से ही क्वेश्चन को आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही है। Next, a painless jaw swelling associated with unerupted tooth is noted in a young female. Painless jaw swelling. Histopathology shows extracellular amyloid deposition exhibiting apple green birefringence under polarized light. Apple green birefringence under polarized light. Which of the following clinical features most accurately distinguishes this lesion from ameloblastoma? देखो इस लीजन को अमीलोब्लास्टोमा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय फ्रीक्वेंट एंटीरियर जॉ इन्वॉल्वमेंट विद मैक्सिलरी प्रीडोमिनेंस। द डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स टू CEOT और पिंडवॉक ट्यूमर आर गिवन, ठीक है। CEOT या पिंडवॉक ट्यूमर के हमारे पास डिस्क्रिप्शन पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले दिखाई देती है अमाइलॉइड की डिपोजिशन दिखाई देती है, ऐसे पर्पल कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं दैट आर शोइंग अमाइलॉइड डिपोजिशन। CEOT, it is composed of sheets, nests or strands of polygonal epithelial cells with abundant eosinophilic cytoplasma and variable amounts of fibrostoma. The tumor cells have distinct cytoplasmic borders and prominent intercellular bridges. Large areas of amyloid or amyloid-like materials are usually present. Calcifications develop within these amyloid-like areas and can concentrate into rings of concentric rings long known as Lees gang rings. ठीक है, क्या बोलते हैं? लीस गैंग रिंग्स। और इसमें एप्पल ग्रीन बाइफरेंस दिखाई देती है इन द पोलराइज्ड लाइट, इट इज अ पैथोग्नोमिक साइट, ठीक है। ऐसी एप्पल ग्रीन बाइफरेंस दिखाई देती है, बाइफरजिंजन जो भी लिखा हुआ है इसमें वो दिखाई देगी, ठीक है। बाइफ्रिंजेंस है ये। This is seen in this case. After Congo red staining, the focus of amyloid-like material with apple green बाइफरिंजेंस can be also be observed. एप्पल ग्रीन बाइफरिंजेंस प्लस अमाइलॉइड अगर है हमारे पास, दो शब्द दिए हुए, तो दैट इज CEOT। एंटीरियर मैक्सिला है प्लस यंग फीमेल है, देन दैट इज CEOT। अगर पेरिफेरल जिंजाइवल CEOT है तो 10 टाइम्स मोर कॉमन होगा फीमेल्स में और ज़्यादा कॉमन होगा 10 टाइम्स मोर कॉमन इन मैक्सिला, और फीमेल टू मेल रेशियो लगभग 14 से 1 में आती है CEOT की फीचर्स डिफरेंशिएटिंग क्लिनिकली फ्रॉम अमीलोब्लास्टोमा। CEOT अकर करता है ज़्यादा कॉमनली इन मैक्सिला, अमीलोब्लास्टोमा इन द मैंडिबल, इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल। एंटीरियर जॉ प्रेडिलेक्शन CEOT की ज़्यादा होती है,
अमीलोब्लास्टोमा पोस्टीरियर मैंडिबल ज़्यादा होती है. इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद अनइरप्टेड टूथ, बट अमीलोब्लास्टोमा चेंज हो सकता है. जो CEOT है वो अनइरप्टेड टूथ के साथ एसोसिएट होता है. इट्स मोस्ट कॉमन इन यंग फीमेल्स. CEOT इज मोर कॉमन इन यंग फीमेल्स, दैट इज लेस देन 20 years of age of the female. There should be. Then we have ameloblastoma. Ameloblastoma predominantly occurring in the posterior part of the mandible. There is no amyloid deposition. There is typically older age group that is being associated with it. ठीक है. Next, a well delineated unilocular radiolucency located between the roots of erupted teeth. Unilocular radiolucency located between the root of erupted teeth, showing fine snowflake-like calcifications. Fine snowflake-like calcifications show कर रहा है. It is mostly suggestive of what? It is mostly suggestive of adenomatoid odontogenic tumor. AOT को ये शो कर रहा है. ठीक है. देखो, दो दांतों के बीच में हमारी रेडियोलुसेंसी प्रेजेंट है, दो हमारे प्रीमोलर्स के बीच में. ठीक है. और ऊपर कैरेक्टरिस्टिक हमने उसको बताया है. It is a characteristic of adenomatoid odontogenic tumor. Extrafollicular AOT occurs between the roots of erupted teeth. Extrafollicular AOT occurs between the root of erupted teeth. It is present as fine calcifications and helps to differentiate it from the dentigerous cyst. Next, photomicrograph shows cystic epithelial lining on the one side and island of follicular ameloblastoma infiltrating the fibrous connective tissue wall. The most accurate diagnosis is what? देखो, ये अपने पास कुछ इमेज दे रखी है, कुछ सिस्टिक फाइंडिंग है, ऐसा जो हमने अपने डिस्क्राइब किया. सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस में क्या रहेगा? इट विल बी म्यूरल यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा. ठीक है. म्यूरल टाइप का मतलब होता है ट्यूमर islands invading the cystic wall. There will be tumor islands invading the cystic wall. Luminal या intraluminal types जो होते हैं that do not infiltrate the connective tissue. ये है हमारे पास म्यूरल यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा. क्यों? क्योंकि इसमें सिस्टिक लाइनिंग जो थी वो एक साइड पे थी और आइलैंड्स ऑफ फॉलिकुलर अमीलोब्लास्टोमा इन्फिल्ट्रेटिंग द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वॉल प्रेजेंट थे. ठीक है. नेक्स्ट, अ मैंडिबुलर ओडोंटोजेनिक ट्यूमर शोज फ्रीक्वेंट BRAF PV600E म्यूटेशन. ठीक है. मैंडिबुलर ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है शोइंग BRAF PV600E म्यूटेशन. एक्टिवेशन ऑफ दिस म्यूटेशन मोस्ट डायरेक्टली लीड्स टू व्हाट? अगर BRAF PV600E म्यूटेशन हो जाती है तो इट लीड्स टू constitutive activation of MAP kinase pathway. Constitutive activation of MAP kinase pathway independent of growth factor. ठीक है. It is independent of growth factor. BRAF or P.V600E is an activating mutation causing continuous MAPK signaling. MAPK का लंबा नाम होता है RAF MEK ERK. Even without a factor stimulation leading to controlled cell proliferation. किसी फैक्टर के स्टिमुलेशन के बगैर भी ये controlled cell proliferation शो कर सकता है. Next, a drug that is used to eradicate hypnozoites from Plasmodium vivax. A drug that is used to eradicate hypnozoites of Plasmodium vivax causes hemolysis as the major effect. Identify the drug. कौन सा ड्रग इसमें हीमोलिसिस करवाता है? क्लोरोक्विन नहीं करवाता, आर्टेमिसिनिन नहीं करवाता, मेफ्लोक्विन नहीं करवाता, लेकिन प्रिमाक्विन एक ड्रग है दैट कॉजेज हीमोलिसिस एज अ adverse effect. Primaquine is the only drug effective against hypnozoites and notorious for hemolysis. Primaquine hepatotoxicity is initiated and hemotoxicity is also initiated with methemoglobin formation and oxidative stress. Necessary contribution to the metabolic activation reconfirmed for hemotoxicity of primaquine is there. Eryptosis does not underlie accelerated removal of erythrocytes damaged by PQ or primaquine. एरिप्टोसिस से जो accelerated removal of erythrocytes जो होता है वो नहीं हो पाता है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेबाइल सेल्स एक्सेप्ट व्हाट? देखो, लेबाइल सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स. ऐसा सेल जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है दैट विल बी नोन एज लेबाइल सेल. लेबाइल सेल थ्रू आउट लाइफ वो डिवाइड कर रहा है इंक्लूडिंग सर्फेस एपिथेलियम, एलिमेंट्री ट्रैक एपिथेलियम, हीमेटोपोइटिक सेल सिस्टम, हेपेटोसाइट स्टेबल सेल सिस्टम विच नॉर्मली रिमेन इन द G0 फेज बट कैन री एंटर द सेल साइकिल इन रिस्पॉन्स टू सेल इंजरी. ठीक है. नॉर्मली ये G0 फेज में एकर करते हैं, लेकिन अगर इनको इंजरी होती है तो ये एंटर कर जाते हैं सेल साइकिल के अंदर. ठीक है. इन रिस्पॉन्स टू इंजरी. तो सिर्फ हेपेटोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो कि लेबाइल सेल्स नहीं होते हैं.
ठीक है। एपिडर्मल एपिथेलियल सेल्स आर लेबाइल सेल्स, जी नॉट में रहेंगे, जैसे इनको इंजरी होती है तो ये अपनी सेल साइकिल में घुसेंगे और नया सेल जो है वहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे। सेल्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक आर लेबाइल सेल्स। हेमाटोपोइटिक सेल्स ऑफ द बोन मैरो, हेमाटोपोइटिक सेल्स ऑफ द बोन मैरो आर लेबाइल सेल्स। यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है। वर्चो ट्रायड इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट व्हाट, वर्चो ट्रायड में एंडोथेलियल सेल इंजरी होती है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है एंड देयर इज वीनस स्टेसिस। ठीक है, देयर इज एंडोथेलियल इंजरी, देयर इज हाइपर कोएगुलेबिलिटी एंड देयर इज वीनस स्टेनोसिस इन वर्चोस ट्रायड। ठीक है, लेकिन इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं होता, it does not include thrombocytopenia. Virchow's triad describes the three primary factors contributing to the formation of thrombus or blood clot, especially in the deep veins. There are three components associated with the Virchow's triad: endothelial cell injury, hypercoagulability, and venous stasis. Endothelial cell injury, it represents damage to the blood vessel lining and exposes the underlying tissue, initiating the clotting processes. ठीक है, अब क्लॉटिंग प्रोसेस इनिशिएट हो गए तो जिसकी वजह से हाइपर कोएगुलेबिलिटी शुरू हो जाएगी, जिससे कि इंक्रीज टेंडेंसी हो जाएगी ब्लड की क्लॉट होने के लिए। तीसरी आती है वीनस स्टैसिस। वीनस स्टैसिस इज स्टेग्नेशन और स्लो फ्लो ऑफ ब्लड। Stagnation or slow flow of blood is known as venous stasis, which allows the clotting factors to accumulate and platelets to adhere to the vessel wall. ठीक है, next, which of the following is the finding that is common to all types of shock? Tissue hypoxia, it is common finding that is present in all types of shock. ठीक है, following reduction in the effective circulating volume of any of the etiological agents, there is a decreased venous return to the heart, resulting in decreased cardiac output. This consequently causes the reduced supply of oxygen to the organs and tissues, and this tissue anoxia occurs, which sets the cellular injury. ठीक है, next, transudate is typically associated with what? Transudate जो होता है that is typically associated with heart failure. Heart failure is one of the most common causes of transudative effusions. Transudate forms due to the systemic conditions that alter the balance of hydrostatic and oncotic pressures, that is the Starling forces, such as increased hydrostatic pressure in capillaries with no primary inflammation or disease of local membrane. Next, lymphatic obstruction as a cause of edema is best exemplified by what? Lymphatic obstruction as a cause of edema is best exemplified by filariasis. Filariasis is a parasitic infection caused by filarial worms that invade and obstruct the lymphatic system, particularly the lymphatic blood vessels and the lymph nodes. This obstruction leads to the accumulation of protein-rich fluids in the interstitial space, resulting in the specific type of edema that is known as lymphedema. लिम्फेडिमा की वजह से कभी कभार हमें जो सीवियर केसेस हो जाते हैं उनमें एलिफेंटाइसिस दिखाई देती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी लिम्फेडिमा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, नेक्स्ट, हाई इंट्रासेलुलर concentration of which ions is responsible for Gibbs-Donan equilibrium? High intracellular concentration potassium और phosphate की जो होती है, potassium और phosphate ions की जो होती है, that is responsible for Gibbs-Donan equilibrium. Okay, next, the key difference between plasma and interstitial fluid is what? Key difference between plasma and interstitial fluid is that there is a protein content. ठीक है, प्रोटीन कंटेंट का ही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड आर बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। देयर कंपोजिशंस आर क्वाइट सिमिलर with respect to the most small solutes and ions. The key difference lies in the concentration of proteins. Plasma has much higher concentration of proteins, especially the albumin. Plasma के अंदर ज़्यादा higher concentration of proteins होती है, especially the albumin, ठीक है, than the interstitial fluid. This difference is because large plasma proteins generally cannot easily pass through the selectively permeable capillary walls to the interstitial spaces. ठीक है, the high protein content in the plasma is responsible for blood colloid osmotic pressure, that is oncotic pressure, which helps to regulate the exchange of water and ions between the blood vessels and the surrounding tissues. ठीक है, पीछे हमने गिब्स-डोनन इक्विलिब्रियम की बात की थी। ये गिब्स-डोनन इक्विलिब्रियम जो होता है that is across the cell membrane and is primarily caused by the presence of large non-diffusible negatively charged intracellular proteins and organic phosphates, ठीक है, जिनको हम नॉन परमिएबल अनाइंस भी बोलते हैं। These impermeable anions attract cations like potassium and repel permeable anions like chloride. Potassium ions are principal intracellular cations maintained at a higher concentration inside the cell by the sodium potassium ATPase pump.
The high intracellular concentration of these permeable cations driven by non-diffusible intracellular anions is a key component of the equilibrium. Phosphate ions and other organic phosphates are present in higher concentrations within the cell and are largely non-diffusible. Phosphate ions और बाकी organophosphates होते हैं वो largely non-diffusible की कैटेगरी में आते हैं. They contribute to the non-diffusible negatively charged structures that are present inside the cell that establishes the Donans effect. ठीक है, इसको बोलते हैं Donan effect. Non-diffusible negatively charged ions inside the cell, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, दैट इज नोन एज डॉनन इफेक्ट. पोटेशियम और जो भी हमने दूसरा आयन बोला, दैट इज पोटेशियम एंड फॉस्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद नॉन हीलिंग अल्सर ऑन द लोअर लेग एट द साइट of a burn scar sustained 20 years ago. Biopsy shows malignant epithelial cells with keratin pearl formation. ठीक है, बायोप्सी में आपको keratin pearl formation के साथ epithelial cells दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ऐसे ये नॉन हीलिंग अल्सर है. ठीक है, तो व्हाट इज इट? इट इज द मार्जुलेंस अल्सर. ठीक है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा डेवलपिंग इन एन ओल्ड बर्न स्कार इज नोन एज मार्जुलेंस अल्सर. मार्जुलेंस अल्सर में क्या होता है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में अराइज ऑन एनी पार्ट ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लाइंड बाय स्क्वामस एपिथेलियम बट इज मोर लाइकली टू अकर ऑन सन एक्सपोज्ड पार्ट्स इन ओल्डर पीपल. Okay, various predisposing conditions include solar keratosis, chronic ulcers, draining sinuses, osteomyelitis, old burn scars, that is marginal ulcer, ionizing radiation scar जो कि इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन से निकला होता है, जिसमें कोल टार आ जाता है, ऑयल आ जाते हैं, एटसेट्रा. दीज आर द केसेस ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, chewing betel nuts and tobacco. Next, the chromosomal abnormality as shown in the image is mostly consisting of what? ठीक है, ये आपको इमेज दे रखी है. अब इसमें क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी बताओ कि क्या हो रही है. ठीक है, इट इज़ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया. ठीक है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया कैसे पता चला? द मोस्ट कंसिस्टेंट क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी इन वेरियस फॉर्म ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक ल्यूकीमियाज इज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 70 से 90% ऑफ केसेस ऑफ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर देखा जाता है. इन्वॉल्विंग अ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग आर्म. रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जा रही है पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग आर्म की. ठीक है, ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 22 टू द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 9. ठीक है, उन्होंने बस वही चीज़ को डायग्राम में बना दिया. क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 की हमारे को इमेज दे रखी है फर्स्ट वाले में. ठीक है, इसी में हमारा जो है वो आगे जाके ट्रांसफ़र हो जा रहा है. ठीक है, आगे जाके ये ट्रांसफ़र हो जा रहा है. ठीक है, तो दिस ट्रांसफ़र reciprocal translocation of the parts of long arm of chromosome number 22 to the long arm of the chromosome number 9, that is seen in the chronic myeloid leukemia cases. Next, basal cell carcinoma is most commonly seen on what? Basal cell carcinoma सबसे ज़्यादा commonly आपका upper third of face में दिखाई देता है, on the upper third of the face. यहाँ पे basal cell carcinoma जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है. ठीक है, रॉड एंड अल्सर इसको बोलते हैं. ये लिप और जो ट्रेगस की लाइन है इससे ऊपर ज़्यादातर दिखाई देता है. ठीक है, लिप और ट्रेगस की लाइन से ज़्यादातर ऊपर दिखाई देता है. बेसल सेल कार्सिनोमा और द रॉडेंट अल्सर इट टिपिकली प्रेजेंट्स एज द बेसल सेल लोकली इन्वेजिव स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ऑफ द मिडिल एज दैट रेयरली मेटास्टाइजेस. ये रेयरली मेटास्टाइज करता है. इट अकर्स एक्सक्लूसिवली ऑन द हेयरी स्किन. द मोस्ट कॉमन लोकेशन इज 90% बीइंग ऑन द फेस, यूजुअली अबव अ लाइन ऑफ फ्रॉम द लोब of the ear to the corner of mouth. Basal cell carcinoma is seen more frequently in white skinned people and in those people who have prolonged exposure to strong sunlight in for example living in the Australia वगैरह के जो या फिर बहुत ही ज़्यादा सनलाइट वाले एरियाज हैं. ठीक है, और धूप सेकने बहुत ज़्यादा जाते हैं वो लोग. नेक्स्ट, AMES test primarily detects which genetic event? AMES test is primarily detects the point mutation. ठीक है, एमीज टेस्ट जो होता है वो पॉइंट म्यूटेशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है. मोस्ट ऑफ द कार्सिनोजेनिक केमिकल्स आर टेस्टेड पॉजिटिव इन एमीज टेस्ट एंड आर कार्सिनोजेनिक इन वीवो. ठीक है, अ म्यूटेशन इज अ सब्सटेंस दैट कैन परमानेंटली ऑल्टर अ जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल. एमीज टेस्ट it evaluates the ability of a chemical to induce mutation in the mutant strain of Salmonella typhimurium that cannot synthesize histidine. Such strains are incubated with the potential carcinogen to which liver homogenate is added to supply enzymes required to convert procarcinogen to ultimate carcinogen.
If the chemical is under test is mutagenic, अगर जो chemical under test है वो mutagenic होता है, it will induce mutation in the mutant strains of Streptococcus typhimurium, in which the form of functional histidine gene, which will be reflected by number of bacterial colonies glowing on the histidine free culture medium are there. मोस्ट ऑफ द कार्सिनोजन जो अभी हमने बात की वो एनीज टेस्ट के लिए पॉजिटिव शो करते हैं, AMES टेस्ट. नेक्स्ट, द डायग्राम ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस कम्प्लेक्स, द स्ट्रक्चर मार्क्ड बाय क्वेश्चन मार्क इन द लंग पैरेन्काइमा इज व्हाट स्ट्रक्चर. देखो ये आपको एक लंग का स्ट्रक्चर दे रखा है, अब बोला है जो क्वेश्चन मार्क किया हुआ है वो क्या चीज़ है. ठीक है, जो लंग का बाहर वाला कंपोनेंट होता है जो एकदम लोब के साथ चल रहा होता है, बाहर की साइड को, रिब्स वाली साइड को, उसमें लिम्फ नोड कंपोनेंट आता है, उसी के साथ लिम्फेटिक कंपोनेंट चल रहा होता है. लिम्फ नोड के साथ जहाँ पे भी पूरा जो जुड़ा हुआ होगा दैट विल बी लिम्फेटिक कंपोनेंट्स. जो तीसरा एक फोकस की तरह दिखाया हुआ है दैट विल बी नोन एज गोन्स फोकस. गोन्स फोकस इज इनिशियल सब प्लूरल लीजन दैट फॉर्म्स एट द साइट ऑफ प्राइमरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. गोन्स फोकस क्या होता है? इनिशियल सब प्लूरल लीजन होता है फॉर्मिंग एट द साइट ऑफ प्राइमरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन. इट्स यूजुअली स्मॉल, लोकलाइज्ड एंड इन द मिड और लोअर जोन्स ऑफ द लंग. नियर द प्लूरा अकर करता है, मिड या लोअर जोन ऑफ द लंग में नियर द प्लूराइड विल अकर गोन्स फोकस. द प्राइमरी कम्प्लेक्स गोन्स फोकस इज फॉर्म्ड. गोन्स फोकस इज द लंग लीजन. ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स जो होते हैं दे आर पाथवेज फॉर द बैसिलाई टू ड्रेन. एंड हीलर लिम्फ नोड्स, हाइलर लिम्फ नोड्स होते हैं दे आर एनलार्ज्ड एंड मे अंडरगो सेसेशन. हाइलर लिम्फ नोड्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं एंड दे मे अंडरगो सेसेशन. हाइलर लिम्फ नोड इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी कम्प्लेक्स बट लोकेटेड इन द हाइलम. Part of primary complex located in the hilum, not in the lung parenchyma. जो lymphatic drainage होता है, draining lymphatic होता है that connects the lung lesion to hilar nodes, not to the lung itself. ठीक है. Pleural cavity. Pleural cavity is located outside the lung parenchyma and it is unrelated to Ghon's focus. ये बाकी options के बारे में बात की हमारे. ठीक है. Next we have this the math the following. ठीक है. तीन चीजें दी हैं, tuberculosis, actinomycosis and chronic osteomyelitis. Tuberculosis is associated with chronic granulomatous inflammation. Tuberculosis में chronic granulomatous inflammation देखने को मिलती है. ठीक है. Next we have actinomycosis. Actinomycosis में you have chronic suppurative inflammation. Chronic suppurative inflammation in actinomycosis. उसके बाद बात आती है chronic osteomyelitis की. Osteomyelitis में chronic non-specific inflammation you will see. ठीक है. Chronic osteomyelitis is chronic non-specific inflammation. It is non-specific chronic inflammation that occurs when the irritant or the irritant, it triggers the general inflammatory reaction with the granulation tissue formation and heals by fibrosis. ठीक है. Chronic osteomyelitis is a classical example showing mononuclear infiltration without granuloma formation. Mononuclear infiltration दिखाई देती है इसमें without granuloma formation. Next is actinomycosis. Actinomycosis is chronic suppurative inflammation. ठीक है. There is a variant of chronic non-specific inflammation. Actinomycosis is a variant of chronic non-specific inflammation. It is characterized by polymorphic infiltration and abscess formation, making it suppurative in nature. मतलब इससे कुछ ना कुछ यूज आउट करता रहेगा. थर्ड इज ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस chronic granulomatous inflammation. ट्यूबरकुलोसिस में हमारे पास granulomatous inflammation is specific, showing granuloma formation composed of epithelioid cells, giant cells, lymphocytes. And tuberculosis is a classic example of chronic granulomatous inflammation. ये बार बार लिखा हुआ है इसने. Next, which of the following triads best characterize the chronic inflammation? तो chronic inflammation में you will have mononuclear infiltration, tissue destruction and fibrosis. Mononuclear infiltration, tissue destruction and fibrosis. ये तीन चीज़ें आपको chronic triad of inflammation में दिखाई देंगी. Chronic inflammation. Chronic inflammation is a process in which the injury and repair occur side by side. The affected tissue shows infiltration by mononuclear cells, mainly the macrophages and lymphocytes, which maintain the inflammatory response. At the same time, activated macrophages cause ongoing tissue destruction through the release of inflammatory mediators. Simultaneously, the body attempts to repair the damage by forming new blood vessels and activating fibroblasts, ultimately leading to fibrosis and collagen deposition. The coexistence of mononuclear cell infiltration, tissue destruction, and fibrosis therefore captures essential pathological pattern of the chronic inflammation. ठीक है. ट्रायड में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. अगर हम एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात करें तो उसमें एडीमा, न्यूट्रोफिल्स और एक्सुडेट प्रेजेंट होता है. एडीमा, न्यूट्रोफिल्स एंड एक्सुडेट्स इन एक्यूट इन्फ्लामेशन. प्लस अगर chronic inflammation है तो there will be mononuclear infiltration, tissue destruction and fibrosis. Next, the direct antiglobulin test, that is DAT, is positive in what? Direct antiglobulin test DAT is positive in hemolytic disease of newborn, autoimmune hemolytic anemia and drug induced hemolysis. ठीक है.
व्हाट डज द DAT डिटेक्ट? जो DAT होता है, डेट इज डायरेक्ट कूम्स टेस्ट भी बोलते हैं इसको, या फिर डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी बोलते हैं. इट डिटेक्ट्स IgG एंटीबॉडीज एंड और द कॉम्प्लीमेंट C3 that already is bound to red blood cells in vivo. So any conditions where RBCs are coated with antibody, that is IgG या फिर C3 pathway के कॉम्प्लीमेंट से अगर वो कोटेड है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दे देगी फॉर DAT. ठीक है. हीमोलिसिस डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, और इसमें हमारे पास मैटरनल IgG एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्रॉस कर देती है प्लेसेंटा को एंड कोड द फीटल RBCs. ठीक है. इट इज़ द क्लासिकल इंडिकेशन फॉर DAT पॉजिटिविटी. फिर आता है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया. ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में कहता रहता है कि बाय डेफिनेशन RBCs आर कोटेड विद ऑटो एंटीबॉडीज. RBC जितने भी होते हैं वो कोटेड होते हैं विद ऑटो एंटीबॉडीज. वार्म IgG और कोल्ड IgM विद कॉम्प्लीमेंट. वार्म IgG या कोल्ड IgM विद कॉम्प्लीमेंट कोटेड रहता है. DAT इज कॉर्नरस्टोन डायग्नोस्टिक टेस्ट है. DAT जो होता है कॉर्नरस्टोन डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में. नेक्स्ट आता है ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिसिस. मेनी ड्रग्स सच एज हेप्टान्स they induce immunocomplexes that bind to RBCs. ठीक है. These are RBC bound antibodies. ये भी positive DAT टेस्ट देते हैं. Next, which cytokine is principal growth factor for activated T lymphocytes? Interleukin 2 is the cytokine that is principal growth factor for activated T lymphocytes. Interleukin 2. ठीक है. देखो, following antigen recognition and co-stimulatory signaling, the activated T lymphocytes begin to secrete interleukin 2 and upregulate the interleukin 2 receptors on the own surface. Interleukin जो है वो interleukin 2 commonly act करता है an autocrine growth factor driving clonal expansion of antigen specific T cells. ठीक है. This proliferative response is essential for amplification of adaptive immune response, generation of effector and memory T cells. ठीक है. ये effector और memory T cells को generate करवाने में help करवाता है. Because of this role, interleukin 2 is the signaling is major target for immunosuppressive drugs and used in transplantation and autoimmune diseases. ठीक है. बाकी इनकरेक्ट ऑप्शन कौन से? इंटरल्यूकिन गामा 4 और TNF हल्का TNF, ये तीनों गलत ऑप्शन क्यों है? इंटरल्यूकिन गामा या फिर गामा जो होता है वो एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजेस को. ये कोई T सेल का ग्रोथ फैक्टर नहीं है और हमें T लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन के बारे में पूछा गया. इंटरल्यूकिन 4 ये प्रमोट करता है TH2 को डिफरेंशिएट होने में और IgG क्लास स्विचिंग में हेल्प करता है, लेकिन T लिम्फोसाइट्स में इसका कोई काम नहीं होता इंटरल्यूकिन 4 का. फिर आता है TNF जो है वो मीडिएट करता है इन्फ्लेमेशन एंड एंडोथेलियल एक्टिवेशन, क्लोनल एक्सपेंशन नहीं करवाता T लिम्फोसाइट्स का. ठीक है. तो हमारा ऑप्शन था सही ऑप्शन, दैट इज इंटरल्यूकिन 2. नेक्स्ट, विच इम्यूनोग्लोबिन इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बी सेल्स बट नॉट सिक्रेटेड? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन बी सेल के सरफेस पे दिखाई देगा लेकिन सिक्रेट नहीं होता है? दैट इज IgD. B lymphocyte express the surface immunoglobulins that function as an antigen receptor. Among these immunoglobulins classes, we have IgM that is expressed on the B cell surface and is secreted as a first antibody produced during immune response. First antibody produced during immune response is IgM. फिर IgG और IgA जो होते हैं वो predominantly secreted antibodies होते हैं. They are involved in systemic and mucosal immunity respectively. IgG and IgA are predominantly secreted antibodies involved in systemic and mucosal immunity respectively. IgD जो होता है that is expressed on the surface of B cells. IgD expressed on the surface of B cells but is not secreted. Secrete नहीं होता. It is expressed on the surface of B cells but is not secreted. IgD thus serves as a receptor associated role on the B cells rather than functioning as a circulating antibody. इसीलिए हम कह रहे हैं कि IgD, D for डंगर, ये जो होता है वो एक्सप्रेस होता है ऑन द सरफेस ऑफ B cell but it is not secreted. ठीक है. इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास IgG आया सबसे पहले. क्यों? क्योंकि ये मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन है दैट इज सिक्रेटेड, नॉन सिक्रेटरी पूछ रहा है वो. ठीक है. इन द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स IgM जो है वो एक्सप्रेस होता है बी सेल की सरफेस के ऊपर, लेकिन ये सिक्रीट होता है. फिर आता है IgA इज द सिक्रेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेशली इन द म्यूकोजल सिक्रीशंस. IgA जो है वो सिक्रेट होता है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच और ऑफ द डिजीज विद देयर इनहेरिटेंस पैटर्न. इनकरेक्ट मैच बताना है हमने कौन सा है. ठीक है. तो करेक्ट मैच हमारे पास है, पहले करेक्ट मैच के बारे में बात करेंगे. हंटिंगसन डिजीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. हंटिंगसन डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट. ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज X-linked recessive. ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज X-linked recessive. फिर एलपॉट सिंड्रोम X-linked dominant होता है. एलपॉट सिंड्रोम इज X-linked dominant.
गलत कौन सा है? इसने लिखा है कि हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस का गलत इसने ऑप्शन दिया हुआ है। इसने लिखा है ऑटोसोमल रिसेसिव, बट हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। Next, a patient with mental retardation is diagnosed with a Fragile X syndrome. This is due to triplet repeat mutation of what? Fragile X syndrome है और mental retarded है patient, तो it is due to repeat sequence of CGG repeat mutation exceeding 200 in FMR1 gene. CGG repeat mutation exceeding 200 in FMR1 gene. In Fragile X syndrome, the prototypical of this categories of disorders, there are 200 to 4000 tandem repeats of the sequence called as CGG with the gene called as FMR1. ठीक है, CGG और gene called as FMR1. In normal populations, the number of repeats is small, averaging 29. नॉर्मल पॉपुलेशन में ये जो रिपीट होता है वो 29 से ज़्यादा नहीं एक्सीड करता, लेकिन यहाँ पे 4000 तक चला जा रहा है। नेक्स्ट, चाइल्ड विद फॉलोइंग क्लिनिकल पिक्चर्स इज डायग्नोस्ड विद पटाउ सिंड्रोम। दिस इज ड्यू टू व्हाट? देखो, पटाउ सिंड्रोम हो गया इसको, ऐसा सा बच्चा दिखाई दे रहा है और इसके फीचर्स मैं रीड कर देता हूँ। पटाउ सिंड्रोम में इसको माइक्रोपैथेल्मिया हो गई है, पॉलीडैक्टाइली हो गई है, माइक्रोपैथेल्मिया पॉलीडैक्टाइली, मल्टीपल फिंगर ज़्यादा होंगी इसकी, माइक्रोएंसेफेली होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगी, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज देयर, कार्डियक डिफेक्ट्स इज देयर, अम्बिलिकल हर्निया इज देयर, रीनल डिफेक्ट्स आर आल्सो देयर, प्लस देयर इज रॉकर बॉटम फीट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस बच्चे में ट्राइसोमी ऑफ 13 का डिफेक्ट है। ट्राइसोमी ऑफ 13 कॉजेज पटाउ सिंड्रोम विच इज हैपनिंग इन 1:15,000 लाइव बर्थ्स। 15,000 में से एक बच्चे में पटाउ सिंड्रोम देखा जाता है, ट्राइसोमी ऑफ द 13। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर? एक्स लिंक रिसेसिव के लिए ट्रू क्या क्या है, पहले तो ये बात करते हैं। हेट्रोजाइगस फीमेल कैरीज ट्रांसमिट्स देम द डिजीज ओनली टू द सन। अगर हेट्रोजाइगस फीमेल है तो एक्स डोमिनेंट होता है, तो इट विल ट्रांसफर द डिजीज ओनली टू द सन। नेक्स्ट, सन ऑफ हेट्रोजाइगस वुमेन हैव 1 चांस इन 2 ऑफ रिसीविंग म्यूटेंट जीन। ठीक है, सन के पास 50-50 चांस रहता है कि वो म्यूटेशन को रिसीव करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मदर के पास 2 एक्स है, एक उसके एक्स के ऊपर डिजीज़ प्रेजेंट है, एक के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो बच्चे के ऊपर, सन के ऊपर 50-50% चांस होता है। लेकिन ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड मेल्स विल बी कैरियर्स। ओके, क्योंकि एक खराब एक्स जो है वो उनके पास जा रहा है और एक मदर से अगर सही भी आ रहा है तब भी ऑल डॉटर्स विल बी कैरियर्स। Which T lymphocytes are directly responsible for killing graft cells? CD8 plus cytotoxic T cells होते हैं, CD8 plus cytotoxic T cells, they are directly responsible for killing the graft cells. ठीक है, CD8 plus T cells होते हैं, they recognize the foreign HLA class 1, they cause direct cytotoxicity, that is graft destruction. CD4 plus cells होते हैं, वो indirectly इनहिबिट करवाते हैं बाय द साइटोकाइन रिलीज। तो हमें पूछा था कि टी लिम्फोसाइट्स जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राफ्ट सेल को मारने के लिए, वो कौन से होंगे? वो होते हैं CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। नेक्स्ट, इन रीनल ट्रांसप्लांट इज परफॉर्म्ड बिटवीन 2 आइडेंटिकल ट्विंस, जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में रीनल ट्रांसप्लांट कर दिया। दिस टाइप ऑफ ग्राफ्ट इज बेस्ट क्लासिफाइड एज अंडर व्हाट? इसको हम बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब है बिटवीन 2 आइडेंटिकल ट्विंस हम जब ग्राफ्ट को प्लेस करवा रहे हैं, जैसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो गए, तो दैट इज नोन एज आइसोग्राफ्ट। HLA एंटीजेंस आर आइडेंटिकल, मिनिमल टू नो रिजेक्शन इज देयर। HLA एंटीजेंस आर आइडेंटिकल एंड मिनिमल टू नो रिजेक्शन इज देयर। ठीक है, मतलब जो ट्विंस के बीच में हमारे पास ज़्यादातर ग्राफ्ट होंगे उसमें रिजेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। बाकी ऑप्शन गलत क्यों? ऑटोग्राफ्ट क्या होता है? जो डोनर और रेसिपिएंट सेम पर्सन अगर हो तो ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। एलोग्राफ्ट मतलब सेम स्पीशीज़ के अंदर हम डोनेट करवा रहे हैं। ठीक है, और जीनोग्राफ्ट क्या होता है कि हम डिफरेंट स्पीशीज़ से कोई चीज़ उठा के ह्यूमंस में लगा रहे हैं, जैसे पिग से ह्यूमन में लगा दिया या किसी और स्पीशीज से किसी और स्पीशीज में, दैट इज नोन एज जीनोग्राफ्ट। नेक्स्ट, रीनल बायोप्सी वाज सेंट फॉर सस्पेक्टेड CKD। रीनल बायोप्सी टेस्ट जो था वो सस्पेक्टेड CKD के लिए भेजा गया। आर्किटेक्चर प्रिजर्वेशन इज एसेंशियल, विच फिक्सेशन मेथड इज यूज इन दिस टेस्ट? तो यहाँ पे बाउंस फ्लूइड यूज़ करा जाता है, BOUINS फ्लूइड यूज़ करा जाता है। Renal biopsy is performed to confirm the diagnosis of the renal disease. The renal biopsy is ideally fixed in alcoholic Boyne's solution, BOUINS solution, and is examined by routine morphology combined with special stains. ठीक है, examined by routine morphology combined with special stains. Next, a 76-year-old male presented with anemia with splenomegaly. 76-year-old male है, anemia है और splenomegaly है। PBS is attached below. ठीक है, जो उसका साइटोलॉजिकल वो है स्मेयर, वो नीचे दिखाया हुआ है, तो उसमें डायग्नोसिस बताना है। इसमें जो RBCs है वो टीयर ड्रॉप शेप के हो गए लगभग। ठीक है, RBCs आर टीयर ड्रॉप शेप्ड। दिस इज अ
classical symptom of myelofibrosis. What is it? It's myelofibrosis. Teardrop cells are primarily found in the diseases with the bone marrow fibrosis, such as primary myelofibrosis, myelodysplastic syndromes during the late course of the disease. ठीक है, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस एंड माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स ड्यूरिंग द लेट कोर्स ऑफ द डिजीज. इट्स एन abnormally large spleen that is common finding in the individuals with primary myelofibrosis. Abnormally large spleen देखा जाता है इसके अंदर. Next, karyotype shows fusion of two acrocentric chromosomes. Karyotype में दो fusion of two acrocentric chromosomes देखे गए हैं with loss of their short arms. The individual is phenotypically normal but has recurrent abortions. phenotypically normal individual मगर उसमें abortion बहुत ज़्यादा commonly देखे जा रहे हैं. The chromosomal abnormality can best be classified as what? It will be best classified as Robertsonian translocation. ठीक है, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में सेंट्रिक फ्यूजन ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो जाता है. सेंट्रिक फ्यूजन ऑफ एक्ट्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो जाएगा विद लॉस ऑफ शॉर्ट आर्म कैरियर्स एंड दे आर फिनोटिपिकली नॉर्मल. देखने में नॉर्मल रहते हैं, फिजिकली नॉर्मल होते हैं, बट दे हैव अ रिप्रोडक्टिव रिस्क. ओके, नेक्स्ट, क्रॉनिक स्मोकर डेवलप्स मल्टीपल फर्म हाइलाइज नोड्यूल्स. क्रॉनिक स्मोकर है, मल्टीपल फर्म हाइलाइज नोड्यूल्स डेवलप हो गए इन द अपर लोब्स ऑफ द लंग. ठीक है, अपर लोब ऑफ लंग में हो गया. पोलराइज माइक्रोस्कोपी शोज वीक बाइफरजेंट पार्टिकल्स सेंट्रली. जब माइक्रोस्कोपी करी पोलराइज वाली तो उसमें वीक बाई रेफ्रिजरेंट पार्टिकल्स दिखाई दिए. विच एसोसिएटेड फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक. इसमें एक्शल कैल्सिफिकेशन ऑफ लिम्फ नोड्स दिखाई देगी. सिलिकोसिस इज कैरेक्टराइज बाय अपर लोब नोड्यूल्स, वीकली बाई रेफ्रिजरेंट silica particles and axial calcification of hilar lymph nodes is seen in these patients. Next, a child presents with lockjaw. Trismus हो गया, उसको lockjaw हो गया, मुंह खुल नहीं पा रहा है. Inability to open the mouth is known as trismus. And muscle stiffness after a contaminated wound. The toxin responsible for these symptoms act by what? जो toxic responsible होती हैं for this lockjaw after toxin stimulation, किसी contaminated wound की वजह से, that is for blocking the inhibitory neurotransmitters in the central nervous system. Tetanus या lockjaw जो होता है, it's a severe acute neurological syndrome caused by the tetanus toxin. ठीक है, it is caused by the tetanus toxin, tetanospasmin, which is a neurotoxic and exotoxin elaborated by Clostridium tetani. The spores of the microorganisms present in the soil enter the body through a penetrating wound. The degenerated microorganisms liberate the tetanus neurotoxin, which causes neuronal stimulation and spasm of the muscle cells. ठीक है. नेक्स्ट, अ 10-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद हाई ग्रेड फीवर. 10 साल का बच्चा, हाई ग्रेड फीवर हो गया, रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, उसको माइल्जिया है और उसके साथ पटेकियल रैश भी प्रेजेंट है. ठीक है. अब ऑन द 4th day ऑफ इलनेस द चाइल्ड डेवलप्स ब्लीडिंग गम्स, हाइपोटेंशन और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस शो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हीमो कंसंट्रेशन एंड एलिवेटेड हेमाटोक्रिट. ठीक है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखा गया है, हीमो कंसंट्रेशन देखा गया है एंड एलिवेटेड लेवल्स ऑफ हेमोक्रिट आर देयर. The primary pathological mechanism responsible for these findings in dengue hemorrhagic fever is what? It is increased capillary permeability due to cytokine mediated endothelial dysfunction. ठीक है, डेंगू में क्या होता है कि इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी हो गई, उसकी वजह से सारी ब्लीडिंग गम्स वगैरह की दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू द साइटोकाइन मीडिएटेड एंडोथेलियल डिसफंक्शन. Dengue virus affects the blood monocytes, lymphocytes and endothelial cells. Blood monocytes, blood lymphocytes and endothelial cells इन तीनों को affect करता है. This initiate the complement activation को initiate कर देता है and consumptive coagulopathy including thrombocytopenia. ठीक है, मतलब सारे बॉडी के अंदर कोएगुलोपैथी शुरू हो जाएगी, जैसे कि थ्रोम्बोसाइट है वो सारे यूज अप होना शुरू हो जाएंगे, जिससे लेवल ऑफ थ्रोम्बोसाइट कम हो जाएगा बॉडी के अंदर. द एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली एंड मे इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स. इफ द पेशेंट इज ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली एट दिस स्टेज देयर इज अ रैपिड एंड ड्रामेटिक रिकवरी, बट इन द अनट्रीटेड केसेस डेंगू शॉक सिंड्रोम डेवलप्स एंड डेथ अकर्स. ठीक है, द मेन abnormalities in investigation of dengue fever or dengue hemorrhagic fever are as leukopenia with relative lymphocytosis. Sometimes atypical lymphocytes are also present there. Thrombocytopenia होता है उसमें उसके साथ, प्लस एलिवेटेड हेमाटोक्रिट हो जाता है ड्यू टू द हीमो कंसंट्रेशन. ओके, फिर एक्सरे जब चेस्ट का लिया जाता है तो उसमें बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन देखी जाती है, बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन देखी जाती है. ठीक है, उसके बाद डीरेंज लिवर फंक्शन टेस्ट हो जाते हैं, एलिवेटेड ट्रांसएमिनेसिस हो जाती हैं, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया हो जाता है एंड रिवर्स्ड एडेनिन टू ग्वानिन रेशियो हो जाती है. There is a reversed adenine to guanine ratio also there in dengue.
प्रोलॉन्ग कोएगुलेशन टेस्ट हो जाएंगे, जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT, ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, थ्रोम्बिन टाइम, ये सब सारे जो हैं वो प्रोलॉन्ग कर जाएंगे, ये कोएगुलेशन टेस्ट प्रोलॉन्ग कर जाएंगे। नेक्स्ट द इमेज शोज द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय व्हाट। तो इसमें मेनिंजाइटिस हो रखी है, फेरिंजाइटिस हो रखे हैं, मतलब कुछ सारी डिजीज अलग अलग अकर कर सकती हैं। मेनिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, हेप्टोसल्सस, सेप्टिसीमिया, लंग एब्सेस, निमोनिया, SABE, RHD, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, प्यूपरूरल सेप्सिस जो कि जो बर्थ कनाल है वहाँ पे होगा, और इम्पेटिको, ये सारी डिजीज होती हैं, दे आर commonly caused by streptococcus. All right, this is the diagram for it. This is the diagram that is given for it. Then they are caused by streptococcus. Streptococci is a gram positive cocci, ठीक है, लेकिन unlike staphylococci, they are more known for their non-suppurative autoimmune complications rather than suppurative inflammatory responses. ठीक है, ये non-suppurative autoimmune complications करवाते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, और जो हमारे स्टेफाइलोकोकस होते हैं वो सपरेटिव करवाते हैं, वो मतलब सेपरेशन निकालने में हेल्प कराते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट फंगाई दैट कैन बी स्टेन्ड यूजिंग व्हाट। ज़्यादातर फंगाई जो होती हैं तो उनको सिल्वर से स्टेन करा जा सकता है। ओके, मोस्ट फंगाई कैन बी स्टेन बाय यूजिंग सिल्वर। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेन होते हैं बाय ग्राम स्टेन, ठीक है, ज़्यादातर बैक्टीरिया हम ग्राम स्टेन से स्टेन करते हैं। फिर आता है एसिड फास्ट स्टेन, ठीक है, उसमें माइकोबैक्टीरिया नोकार्डिया स्पीशीज़ को करते हैं, माइकोबैक्टीरिया एंड नोकार्डिया बाय एसिड फास्ट स्टेन। फिर आता है जिम्सा स्टेन फॉर कैम्पाइलोबैक्टर, ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टीरिया या फिर कैम्पाइलोबैक्टर के लिए जिम्सा स्टेन। नेक्स्ट वी हैव फंगाई। सिल्वर स्टेन जो होता है वो ज़्यादातर फंगाई के अंदर यूज़ होता है, फंगाई के अंदर ज़्यादातर सिल्वर स्टेनिंग यूज़ होगी। फिर पास आता है, दैट इज पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, इट्स मोस्ट फंगाई के अंदर हमारे पास पास रहता है, ठीक है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट इज फॉर मोस्ट ऑफ द फंगाइस। फिर आता है म्यूसिकार्माइन जो होता है वो क्रिप्टोकोकाई के लिए होता है, म्यूसिकार्माइन इज फॉर द क्रिप्टोकोकस। नेक्स्ट पैरासाइट्स वी हैव, पैरासाइट्स में वी हैव जिम्सा स्टेन फॉर मलेरिया एंड लेशमानिया, ठीक है, जिम्सा स्टेन फॉर मलेरिया एंड लेशमानिया। पीरियोडिक एसिड शिफ्ट करते हैं एमीबा के लिए पैरासाइट्स में, और सिल्वर स्टेन करते हैं न्यूमोसिस्टिस के लिए पैरासाइट्स में, न्यूमोसिस्टिस के लिए सिल्वर स्टेन, अमीबा के लिए पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, लेशमानिया और मलेरिया के लिए जिम्सा स्टेन। ऑल क्लासेस इंक्लूडिंग वायरसेस, जैसे कल्चर, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, DNA एनालिसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वहाँ पर भी हम सिल्वर जो ये होता है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो चीज़ वहाँ पे रिएक्ट करने लायक है तो, ठीक है। बट द मोस्ट फंगाई दैट कैन बी स्टेन्ड यूजिंग व्हाट, तो उसमें आंसर आएगा हमारा सिल्वर स्टेन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड पिक आउट द राइट ऑप्शन। तो ये एक अजीब सी पिक्चर दे रखी है, ठीक है, इट इज सैपोनिफिकेशन। Saponification is a gross fat necrosis, appears as an irregular, firm, chalky white या yellow gray area within the fat due to deposition of calcium soap formation, ठीक है, firm, chalky white, yellow gray area within the fat due to calcium soap formation is known as saponification, often starting as hemorrhagic spots, progressing to cheesy or greasy texture and sometimes forming a cystic oily sac, ठीक है, या फिर इसको ऑयली सिस्ट भी बोल सकते हैं, विच हैज कैल्सिफाइड वॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द लीजन स्टेज। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पिक्चर इज एसोसिएटेड विद व्हाट। देखो ये पिक्चर दे रखी है, ऐसा लग रहा है कि क्रेयॉन से अपने कलर कर रखा है, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विद फैटी चेंजेस। ओके, पिक्चर शोज टाइगर्ड इफेक्ट ऑफ मायोकार्डियम। टाइगर जैसा एक इफेक्ट दिखाई दे रहा है मायोकार्डियम के ऊपर। अ फैटी डीजनरेटेड हार्ट इन विच फैट इज डिपोजिटेड इन फॉर्म ऑफ ब्रोकन स्ट्राइप्स, फैट जो है ब्रोकन स्ट्राइप्स की फॉर्म में डिपॉजिटेड रहता है इन द सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियम। येलोड मायोकार्डियम हो जाता है विद अल्टरनेटिंग रेडिश अनइन्वॉल्व मायोकार्डियम। जो अनइन्वॉल्व मायोकार्डियम होगा वो रेडिश दिखाई देगा, और जो इन्वॉल्व मायोकार्डियम होगा जिसमें फैटी डीजनरेटेड टिश्यू प्रेजेंट होगा दैट विल बी येलो इन कलर। इट्स ऑल्सो नोन एज टैबी कैट हार्ट और टैबी कैट इफेक्ट, टैबी कैट हार्ट या फिर टैबी कैट इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, BCL2 फैमिली प्रोटीन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ व्हाट। BCL2 फैमिली प्रोटीन ये माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे का पार्ट होता है ऑफ एपोप्टोसिस, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे पास ऑफ एपोप्टोसिस। The BCL2 protein family are the key regulators of apoptosis, that is programmed cell death, acting as a rheostat between the cell survival and cell death, primarily by controlling the mitochondria. They carry out their function primarily by controlling the mitochondria. They are divided into anti-apoptotic proteins like BCL2, BCLXL and MCL1. ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, विच ब्लॉक द सेल डेथ, जो कि सेल डेथ होने से रोकते हैं। या फिर दूसरे आते हैं, दूसरी हमारी कैटेगरी आती है दैट इज प्रो एपोप्टोटिक, जो कि सेल डेथ को प्रमोट करती हैं, जैसे कि BAX, BAK, BH3 ओनली, ठीक है, दीज प्रमोट द सेल डेथ। फिर हमारे पास दीज प्रोटीन्स फंक्शन बाय बैलेंसिंग देयर एक्टिविटीज टू रेगुलेट द रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इट इज अ क्रूशियल स्टेप इन एक्टिवेटिंग द सेल
सेल्फ डिस्ट्रक्टरी मैकेनिज्म दैट इज कैप्सेसिस, ठीक है, मतलब ये सारे प्रोटीन जो है उसको फाइनली सेल के डिस्ट्रक्टिव जो प्रोटीन्स है मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करने का काम करवा रहे हैं या फिर उसको रोकने का काम करवा रहे हैं। नेक्स्ट, विच इज द मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्रीज सोडियम पंप ड्यूरिंग डिप्लीशन ऑफ एटीपी इन सेल इंजरी। मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्रीज सोडियम पंप ड्यूरिंग डिप्लीशन ऑफ एटीपी इन सेल इंजरी इज सेलुलर एंड ईआर स्वेलिंग, ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है प्लस ईआर स्वेलिंग हो जाती है। यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है कि इस्कीमिया अगर हो गया तो उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डिक्रीज्ड फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, देयर इज अ डिक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब डिक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से एटीपी डिक्रीज कर जाएंगे, एटीपी डिक्रीज कर जाएगा तो सोडियम पंप का काम कम हो जाएगा, ठीक है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस बढ़ जाएगी और डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है, तीन चीज़ें होंगी अगर एटीपी डिक्रीज करके। अगर सोडियम पंप कम हो गया एटीपी के डिक्रीज की वजह से तो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम बढ़ जाएगा, वाटर का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा और सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम बाहर पंप आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। प्लस अब सोडियम अंदर सेल के अंदर ज़्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के अंदर ज़्यादा हो गया तो पोटेशियम जो है वो ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जब पोटेशियम ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो अब सेल अंदर कंसंट्रेट हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इट विल शो ईआर स्वेलिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाएगी, प्लस देयर विल बी सेलुलर स्वेलिंग, प्लस देयर विल बी लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, क्योंकि स्वेलिंग हो जा रही है तो माइक्रोविलाई कवर्ड ही हो जाते हैं हिसाब से। जब कोई चीज़ स्वेल करती है तो एक्सटर्नल सरफेस जो होता है वो एकदम स्मूथिश हो जाता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ सोडियम पंप, दैट इज ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड डिक्रीज लेवल्स ऑफ एटीपीज, ठीक है, और ब्लेब्स बन जाते हैं। अब अगर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, क्योंकि एनर्जी तो बॉडी को चाहिए, एटीपी कम है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। अब ग्लाइकोजन यूज़ होगा तो उससे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा जहाँ पे भी हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, और वहाँ पीएच जो होगी वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी, एसिडिक पीएच होना शुरू हो जाएगी, मतलब लैक्टिक एसिडोसिस की तरफ जाना शुरू कर जाएगा बंदा। देयर विल बी क्लम्पिंग ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमैटिन अगर पीएच कम हो जाएगा तो। अगर एसिडिक पीएच हो गया तो एसिड में अगर किसी भी सेल को डालोगे तो क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी उसके प्रोटीन्स की, तो न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो होता है वो क्लम्प कर जाता है। उसके बाद अगर डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स हो गई हैं डिक्रीज एटीपीज की वजह से, चूँकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होने की वजह से, चूँकि इंटर्न इस्कीमिया की वजह से हुआ है, ठीक है, तो डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी और लिपिड डिपोजिशन भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी तो अब लिपिड ही बचेगा जो भी है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू ऑब्जर्व न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। कैरियोरेक्सिस में यू विल ऑब्जर्व द न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। कैरियोलिसिस जो होता है दैट इज द न्यूक्लियर फीडिंग, ठीक है, कैरियोलिसिस इज न्यूक्लियर फीडिंग। पिक्नोसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर श्रिंकेज, ठीक है, और कैरियोरेक्सिस का मतलब होता है न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तीनों चीज़ समझ आ गई कि अगर क्रोमेटिन डिसोल्यूट कर रहा है ड्यू टू एक्शन ऑफ डीएनएजेस और आरएनएजेस, डिसोल्यूशन हो रही है तो दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फीडिंग। इससे क्या होता है, न्यूक्लियर डिसोल्यूशन हो जाता है और एक न्यूक्लियर नेक्रोटिक सेल का मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। दूसरा आता है पिक्नोसिस। पिक्नोसिस में डीएनए कंडेंस कर जाता है, श्रंक कर जाता है इनटू अ बेसोफिलिक मास, बहुत छोटा मास बना देगा, जिससे भी हमारे पास डिसोल्यूशन होता है न्यूक्लियर और न्यूक्लियर नेक्रोटिक सेल बन जाता है। फिर आता है कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस में न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन हो जाती है न्यूक्लियस की, जिससे पिक्नोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो रप्चर कर जाती है एंड न्यूक्लियस अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। नॉर्मल न्यूक्लियस हमारे पास ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद दिस इज आर पिक्नोटिक न्यूक्लियस, उसके बाद दिस इज कैरियोरेक्सिस एंड दिस इज कैरियोलिसिस। कैरियोलिसिस में बिल्कुल लिसिस हो चुकी है उसकी न्यूक्लियस की। नेक्स्ट, ऑल अबाउट लाइकन प्लैनेट्स आर ट्रू एक्सेप्ट व्हाट। देखो, लाइकन प्लैनेट्स में पेशेंट विद द लाइकन प्लैनेट्स आर 5 times मोर लाइकली टू टेस्ट पॉजिटिव फॉर HCV एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। HCV के इन्फेक्शन से 5 times ज़्यादा कॉमनली वो देखा जाता है लाइकन प्लैनेट्स के पेशेंट में। टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीजेस है, ठीक है। लाइकन प्लैनेट्स इज अ टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज। लाइकन प्लैनेट्स में डेंस बैंड ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर इन्फिल्ट्रेटिंग द डर्मिस अलॉन्ग द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन एंड देर इज ऑल्टरनेशन और लॉस ऑफ रेटे रिजेस रिजल्टिंग इन सॉ टूथ अपीयरेंस दैट इज विल बी सीन, ठीक है, सॉ टूथ अपीयरेंस देखी जाती है। लाइकन प्लैनेट्स पर्टिकुलरली इज द एरोसिव सिम्टम form of lichen planus. It is considered as an oral potentially malignant disorder, meaning there is an increased but relatively low risk of developing oral cancer. Okay. Next, choose the false statement on Paget's disease. Paget's disease में false statement ढूंढनी है, ठीक है। इसमें ऊपर वाले में हमने देख लिया कि जो गलत ऑप्शन क्या था कि lichen planus never turns malignant, ये गलत बात है। lichen planus टर्न कर सकता है malignant,
ठीक है. देर इज लो रिस्क बट देर इज स्टिल अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओरल कैंसर इन लाइकन प्लानस. पैजेट डिजीज के हिसाब से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट इज दैट द सर्जिकल ट्रीटमेंट इज द बेस्ट चॉइस टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस. देखो सर्जरी एक ऑप्शन होता है पैजेट डिजीज में, लेकिन इट इज़ नॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट. ठीक है, सर्जरी इज ओनली ऑफर्ड एज एन ऑप्शन फॉर द पेशेंट डायग्नोस्ड विद पेशेंट डिजीज विद अ प्रोग्रेशन इनटू ऑस्टियोसार्कोमा. अगर पेशेंट डिजीज से ऑस्टियोसार्कोमा में पेशेंट जा रहा है, देन ओनली सर्जरी इज प्रेफर्ड. Bisphosphonates have been approved as the first line of treatment option due to their influence in bone remodeling. ठीक है, बिस्फॉस्फोनेट्स अप्रूव किए जाते हैं एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता है ऑन बोन रिमॉडलिंग. और इसके अलावा ट्रू स्टेटमेंट्स क्या क्या है? इट इज़ सेकेंड मोस्ट कॉमनली सीन मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स इन ओल्डर इंडिविजुअल्स आफ्टर ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज़्यादा कॉमनली ओल्डर इंडिविजुअल में देखा जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस के बाद सेकेंड बोन डिसऑर्डर जो कि मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाएगा, दैट विल बी पैजेट डिजीज. The presence of irregularly shaped bone particles appears to be jigsaw puzzle pieces and is hallmark feature of Paget disease. Irregularly shaped bone particles appear as jigsaw puzzle pieces is a hallmark feature of Paget disease. Paget disease is usually seen in individuals older than 50 years of age. It is seen in individuals older than 50 years of age. Next gene for sex determination is which gene? Gene for sex determination is SRY gene. कौन सी जीन होती है? SRY जीन इज यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ व्हाट? फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स दे हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलोपैथी को डिटेक्ट करने के लिए वी हैव फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट, सैडल एम्बोलस कॉजेज सडन डेथ बाय ब्लॉकिंग व्हाट? सैडल एम्बोलस कॉजेज सडन डेथ बाय ब्लॉकिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज. सैडल एम्बोलस जो है वो सडन डेथ कॉज करता है बाय ब्लॉकिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज. नेक्स्ट, IgE associated hypersensitivity reaction is what? It is known as ATOP. ATOPY is known as IgE associated hypersensitivity reaction. Next, Monsen solution is used to control bleeding is composed of what? Monsel solution, MONSEL solution. It is used to control the bleeding that is composed of 20% ferric subsulfate. 20% ferric subsulfate से कंपोज होता है. नेक्स्ट, हाउ डू यू मॉनिटर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया? आप क्या चीज़ मॉनिटर करोगे उसका? आप उसका APTT मेजर करोगे. ठीक है, यू विल मॉनिटर द APTT लेवल्स ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस देयर इज कॉमनली प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ जिंजाइवल इन्फिल्ट्रेशन? अगर एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, acute myeloblastic leukemia, then there is commonly the presence of high amount of gingival infiltration. Next, abnormal folding of proteins is associated with which of the following disease? Abnormal folding of proteins is associated with Creutzfeldt-Jacobs disease. CREUTZFELTD, that is Creutzfeldt-Jacobs disease. यही नाम है, मैं क्या करूँ. नेक्स्ट, पेशेंट प्रेजेंट्स विद टोटल लैक ऑफ CD40 ऑन B cells. टोटल लैक ऑफ CD40 ऑन B cells. What would be the finding in the patient's blood? There will be reduced levels of IgG with increased levels of IgM. ठीक है, टोटल लैक ऑफ CD40 है ऑन द B cells, तो पेशेंट की फाइंडिंग क्या रहेगी? हमारा लैक ऑफ IgG हो जाएगा और increase in the level of IgM हो जाएगा. A patient with the total lack of CD40 on their B cells is likely experiencing a rare autosomal recessive immune disorder called as CD40 deficiency. It is also known as hyper IgM syndrome type 3, that is HIGM3. This genetic defect prevents the B cells from undergoing Ig class switching, leading to severe deficiencies in IgG, IgA and IgE. Next, dried blood spot analysis is done in case of what? Dried blood spot analysis is done in case of inborn errors of metabolism. Dried blood spot analysis is a common and effective method for detection and diagnosis of metabolic errors, particularly the inherited metabolic disorders of the newborns. Next, Paul Bunnell test is used for what? Paul Bunnell test, PAULBUNNELL टेस्ट इज यूज फॉर हेट्रोफाइल एंटीबॉडी. किसके लिए यूज किया जाता है? हेट्रोफाइल एंटीबॉडी के लिए. नेक्स्ट, ऑयल रेड जीरो स्टेन इज यूज फॉर व्हाट? ऑयल रेड जीरो स्टेन इज यूज फॉर फ्रोजन सेक्शन बायोप्सीज. ठीक है, टू परफॉर्म ऑयल रेड ओ स्टेन या जीरो स्टेन ऑन फ्रोजन सेक्शंस, इट इज प्लेस्ड एंड जो सेक्शन होता है उसको कट करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, उसको प्लेस करते हैं, उसको फिक्स करते हैं विद प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एंड देन स्टेन विद प्री वार्म्ड ऑयल रेड ओ सोल्यूशन. Differentiate in 85% polypropylene glycol, rinse in distilled water and counterstain with nuclei with hematoxylin stain before mounting into the aqueous medium. समझ आ गया? सबसे पहले उसको थॉ किया, बहुत छोटे छोटे हिस्से किए, फिर प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में उसको फिक्स किया,
फिर ऑयल रेड ओ सॉल्यूशन में उसको डाला, डिफ्रेंशिएट किया उसको प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल से, ठीक है, मतलब प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल बाहर निकल जाए जितना हो सके। फिर उसको डिस्टिल्ड वाटर में रिंस किया, फिर काउंटर स्टेन कर दिया। काउंटर स्टेन किया हमने हिमेटोजाइलिन स्टेन से बिफोर माउंटिंग विद एन एक्व सॉल्यूशन। नेक्स्ट, पेशेंट हैज अ बी स्टिंग, पेशेंट का बी स्टिंग हुआ है एंड हैज एनाफाइलेक्सिस लाइक रिएक्शन, और उसका एनाफाइलेक्सिस लाइक रिएक्शन हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एनाफाइलेक्सिस इज ड्यू टू IgE। सिंपल, एनाफाइलेक्सिस कहीं पे भी देख जाए तो दैट विल बी ड्यू टू IgE। नेक्स्ट, रिवर्सिबल चेंजेस ड्यू टू स्मोकिंग फ्रॉम कोलमनर टू स्क्वैमस रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इज व्हाट? रिवर्सिबल चेंजेस क्या रहते हैं? स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाता है। रिवर्सिबल चेंजेस ड्यू टू स्मोकिंग फ्रॉम कोलमनर टू स्क्वैमस रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इज स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। नेक्स्ट, Quinique sign indicates what? QUINCKE sign, it indicates blanching and redness of finger when pressed, ठीक है, it indicates the blanching and redness of the finger when pressed. Next, a 10-year-old child is brought to the dental clinic by his parents with complaint of abnormal facial appearance and difficulty in closing his lips properly close नहीं कर पा रहा है। History reveals that the child had the normal development at birth, but progressive changes in the shape of the skull and face became noticeable 2 to 3 years of the age. जब 2 से 3 साल का हुआ तब उसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस जो है दिखना स्टार्ट हुए थे। On clinical examination, the child has exophthalmosis, that is protruding eyes, आंखें प्रोट्रूडिंग है, बीक्ड नोज है, मिड फेशियल हाइपोप्लेजिया हो गया, लीडिंग टू कनकेव फेशियल प्रोफाइल। कनकेव फेशियल प्रोफाइल होगी, ऐसे करके कनकेव, ऐसी फेशियल प्रोफाइल होगी, हाथ जैसा बना हुआ है, ठीक है। नाउ द ओरल एग्जामिनेशन रिवील्ड क्राउडेड मैक्सिलरी टीथ, high arch palate, Angus class 3 malocclusion. Neurological examination suggests features of increased intracranial pressure, but no involvement of hand and feet is seen. No involvement of hand and feet is seen. ठीक है, आंसर क्या रहेगा इसमें? इसमें आंसर रहेगा क्राउजन सिंड्रोम, ठीक है। क्राउजन सिंड्रोम इज अ क्रेनियोफेशियल डिसऑस्टोसिस caused by mutation in the FGFR2 gene. क्राउजन सिंड्रोम बाय FGFR2 जीन, ठीक है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहते हैं इसमें? क्रेनियोसिनोस्टोसिस हो जाता है। क्रेनियोसिनोस्टोसिस दैट इज प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ द क्रेनियल सूचर्स इज देयर। एक्सोप्थैल्मोसिस हो जाता है, बीक्ड नोज हो जाता है, मिड फेशियल हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। हाइपोप्लेजिया हो गया मिड फेस का तो मैक्सिला छोटा रह गया। अब डेंटल क्राउडिंग हो जाएगी, डेंटल क्राउडिंग है, इसके साथ हाई आर्च पैलेट होगा, क्लास 3 मालोक्लूजन होगा ड्यू टू मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया। इट मे हैव हाइड्रोसेफेलस और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यहाँ पे हाइड्रोसेफेलस हो सकता है या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर दिखाया जा सकता है। हैंड्स एंड फीट आर नॉर्मल एंड दे हेल्प, मतलब हैंड और फीट अगर नॉर्मल है तो मतलब वो एपर्ट सिंड्रोम नहीं है, ठीक है। अगर हैंड और फीट भी इन्वॉल्व हो चुके हैं और उसमें सिंडक्टाइली आ गई हैंड और फीट में तो वहाँ पे वी विल गो फॉर एपर्ट सिंड्रोम एज द आंसर। नेक्स्ट, अ 40-year-old HIV पॉजिटिव मेल प्रेजेंट्स विद नॉन रिमूवेबल वाइट कॉरुगेटेड प्लाक अलॉन्ग द लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग। लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग पे नॉन रिमूवेबल वाइट कॉरुगेटेड प्लाक प्रेजेंट है। 40 साल का पेशेंट है, HIV पॉजिटिव है। हिस्टोलॉजी शोज हाइपरपैराकेराटोसिस, एकांथोसिस एंड बलून सेल्स। Hyperparakeratosis, acanthosis and balloon cells in the upper spinous layer. Which statement best explains the pathogenesis of this lesion? It is caused by Epstein-Barr virus and infection is of epithelial cells. ठीक है। Oral hairy leukoplakia is a white lesion that typically occurs in the lateral border of the tongue in HIV positive or immunocompromised patients. It is strongly associated with Epstein-Barr virus infection of epithelial cells, which explains its pathogenesis. Candida causes crepable plaque, that is pseudomembranous candidiasis cause करता है candida. Traumatic keratosis is localized. Hyperplasia is due to mechanical irritation. Hyperplasia is due to mechanical irritation. Carcinoma involves dysplastic changes with genetic mutations such as mutation in P53, but that is not the mechanism here. Alright. आपको 2 histological section दे रखे हैं, ठीक है। Basically it is of odontogenic keratocyst. Alright. इसका कैरेक्टर दे रखा है नीचे, that the histological section is showing a cystic lesion with thin lining of stratified squamous epithelium, palisaded basal layer and a corrugated keratin surface. Corrugated keratin surface present है। अब कंडीशन सुनो, if the lining was orthokeratinized, देखो थिन लाइनिंग जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम वाली थी, ठीक है, और कॉरुगेटेड केराटिन सरफेस था, उसकी जगह बोल रहा है कि अगर लाइनिंग ऑर्थोकेराटिनाइज होती विद अ प्रोमिनेंट ग्रैनुलर लेयर तो हाउ वुड हैव द बिहेवियर बीन चेंज्ड? बायोलॉजिकल बिहेवियर कैसे चेंज कर जाता, ठीक है। तो अगर प्रोमिनेंट ग्रैनुलर लेयर होती और ऑर्थोकेराटिनाइज लाइनिंग होती तो उसमें दैट वुड हैव बीन लेस एग्रेसिव, ठीक है, विद लोअर रिकरेंस रेट, लेस एग्रेसिव ग्रोथ होती उसकी और लोअर रिकरेंस रेट होता। द फिगर शोज or demonstrates the picture of odontogenic keratocyst OKC with the parakeratinized corrugated surface and a palisaded basal cell layer.
OKC इज एग्रेसिव विद अ हाई रिकरेंस रेट. OKC बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, हाई रिकरेंस रेट होता है इसका. द ऑर्थोकेराटिनाइज्ड ओडोंटोजेनिक cyst that is OOC in contrast shows orthokeratin and a prominent granule layer. It behaves in a much less aggressive fashion with significantly lower recurrence. Significantly lower recurrence रहती है और less aggressive fashion रहता है ऑर्थोकेराटिनाइज्ड ओडोंटोजेनिक cyst का. दिस डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इम्प्लीकेशन. ये जो डिस्टिंक्शन होती है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इम्प्लीकेशन फॉर प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग. ठीक है, अगर आपको पता है कि इसका कितना प्रोग्नोसिस है, मतलब कितना इसका स्प्रेड का रेट फास्ट है, उसी के बेसिस पे आप प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग बनाते हो. नेक्स्ट आपको इमेज दे रखी है. ठीक है, 2 रेडियोग्राफ दे रखे हैं आपको, जिसमें कि ऐसा आपको टूथ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है रेडियोग्राफ में. ओके, इट इज़ लुकिंग एज इफ इट इज़ मतलब टोटली ट्रांसलूसेंट. ठीक है, नाउ पूछा है कि विच जीन इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन बिलो. तो DSPP जीन जो होती है वो एसोसिएटेड होती है यहाँ पे. ये जो पूरे हॉलो से दांत दिखाई दिए, दीज आर नोन एज शेल टीथ. ऑलराइट, and it refers to specific radiographic appearance in certain form of hereditary dentine defects, particularly in dentinogenesis imperfecta type 3. It is also known as Shields type 3 defect. इसको Shields type 3 defect भी बोलते हैं. ठीक है, it is linked to DSPP gene. कौन सी जीन के साथ लिंक्ड होता है? DSPP जीन के साथ लिंक्ड होता है. These teeth have abnormally thin dentine, बहुत ज़्यादा thin dentine होती है. ठीक है, leading to large pulp chambers and a hollow shell-like appearance on radiograph. ठीक है, और इनका इंट्राओरल फाइंडिंग जो होता है वो ऐसे दांत दिखाई देते हैं, ऐसी डिस्कलरेशन दांत के ऊपर, प्रोनाउंस्ड डिस्कलरेशन दांतों के ऊपर दिखाई देती है अगर उसको आप देखोगे ढंग से तो. ठीक है, नेक्स्ट द पिक्चर डिनोट्स व्हाट. ये आपको एक पिक्चर दे रखी है, सीमेंटम के अंदर से आपको इनवैजिनेशन जा रही है. व्हाट इज इट नोन एज? इट इज़ नोन एज रेडिकुलर डेंस इनवैजिनेटस. रेडिकुलर डेंस इनवैजिनेटस, क्योंकि ये येलो के अंदर से जा रही है, सीमेंटम के अंदर से जा रही है. रेडिकुलर डेंस इनवैजिनेटस इज रेयर and thought to arise secondary to the perforation of Hartwig epithelial root sheath with the formation of strip of enamel that extends along the surface of the root. Strip of enamel बनता है along the surface of the root. और ये इसमें जो होता है, this pattern of enamel deposition is similar to that is frequently seen in association with the radicular enamel pearls. Rather than protrusion from the surface, the altered enamel forms a surface invagination into the dental papilla. इसकी वजह से हमारे पास रेडिकुलर डेंस इनवैजिनेटस देखा जाता है. नेक्स्ट, विच जीन इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन. ये आपको प्रेजेंटेशन दे रखी है. ठीक है, मिट इन हैंड, मतलब एक ग्लव्स जैसे हैंड दिखाई दे रहे हैं. नाउ कौन सी जीन इसके साथ एसोसिएटेड होती है? आंसर इज FGFR2 जीन इज एसोसिएटेड. द पिक्चर शोज प्रेजेंटेशन ऑफ मिट इन हैंड्स दैट इज सीन इन अपर्ट सिंड्रोम. किस में दिखाई देता है? अपर्ट सिंड्रोम में दिखाई देता है. अपर्ट सिंड्रोम इज अ रेयर कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रेनियोसिन ऑस्टोसिस. It occurs in 1 in 65,000 patients or births. ठीक है, and usually is caused by one of the 2-point mutations in the FGFR2 gene. ठीक है, FGFR2 जीन जो होती है वो लोकेटेड होती है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 10q26. ठीक है, नॉर्मल इन्फेंट के स्कल जो होते हैं वो खुला होता है, उसमें ओपन जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, या ओपन सूचेस प्रेजेंट होते हैं ताकि दिमाग जो है वो डेवलप कर पाए. ठीक है, लेकिन क्रेनियोसिन ऑस्टोसिस इन पेशेंट में देखा जाता है. ये जो अपर्ट सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं ऐसे दिखाई देते हैं कुछ ये. ठीक है, टॉल पॉइंटेड हेड होगा, एक्रोसिफेली, हाई फोरहेड होगा, बल्जिंग डाउनवर्ड स्लांटिंग आइज होंगी. बल्जिंग डाउनवर्ड स्लांटिंग, बल्ज करेगी और डाउनवर्ड स्लांटिंग आइज होंगी. फ्लैट नोज हो सकता है या फिर बीक्ड नोज हो सकता है. क्लेफ्ट पैलेट एसोसिएटेड हो सकता है. थंब बहुत ज़्यादा वाइड दिखेगा इसमें. ठीक है, क्योंकि हाथ जुट जाते हैं कभी कभार, ऐसे हो जाते हैं. ठीक है, थंब बहुत ज़्यादा वाइड दिखता है और कनेक्टेड हो जाती है फिंगर्स, दैट गिव्स इट अ मिटन अपीयरेंस. ठीक है, एपर्ट सिंड्रोम की बात हो गई. नेक्स्ट, टाइप 3B इन विटकॉफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा रेफर्स टू व्हाट. टाइप 3B होता है हाइपोकैल्सिफाइड ऑटोजोमल रिसेसिव. ठीक है, टाइप 3B इज हाइपोकैल्सिफाइड ऑटोजोमल रिसेसिव. ये पूरी क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी पड़ेगी तभी आएगा. ठीक है, बट क्वेश्चंस करोगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन वाले आप कर लो. टाइप 3B इज हाइपोकैल्सिफाइड ऑटोजोमल रिसेसिव. नेक्स्ट, इन TNM क्लासिफिकेशन T3N2B रेफर्स टू व्हाट. TNM क्लासिफिकेशन में T3N2B रेफर करता है ट्यूमर ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर इन साइज विद मल्टीपल इप्सिलेटरल नोड्स इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, T3 का मतलब होता है कि 4 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर है, और N2B का मतलब होता है कि मल्टीपल इप्सिलेटरल नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, और कोई भी इप्सिलेटर नोड इन्वॉल्व हो चुके हैं. एंड नन इज ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर से तो बड़े हैं लेकिन 6 सेंटीमीटर से बड़ा कोई नहीं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट काउडेन सिंड्रोम इज इनकरेक्ट.
पहले करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। काउडन सिंड्रोम, काउडन सिंड्रोम फेशियल ट्राइचिलीमोमास देखे जाते हैं। फेशियल ट्राइचिलीमोमास आर सीन इन द काउडन सिंड्रोम। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल abnormalities with oral lesions are also seen. Musculoskeletal abnormalities with oral lesions are also seen. फिर आता है क्यूटेनियस मार्कर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इट हैज़ अ क्यूटेनियस मार्कर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। गलत स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव बोल रहे हैं, वो गलत है। काउडन सिंड्रोम, COWDENS सिंड्रोम, इट इज़ नोन एज autosomal dominant disorder that is caused by PTEN mutation. ये ऑटोसोमल डोमिनेट होता है हमारे पास, जो कि PTEN जीन म्यूटेशन की वजह से आकर कर रहा है। इट शोज म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स जैसे ट्राइचिलेमोमास, पेपिलोमास, मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट, थायराइड एंड एंडोमेट्रियल कैंसर्स। ठीक है। नेक्स्ट, 32-year-old मैन, 32 साल का पेशेंट है। ही इज प्रेजेंटिंग टू यू विद अ रिकरेंट सीवियर यूनिलेटरल फेशियल पेन with a sudden onset. Severe unilateral pain है sudden onset के साथ. The pain is described as excruciating, lasting for about 30 to 45 minutes. 30 से 45 मिनट तक पेन जो है वो लास्ट कर रही है. And occurs once or twice daily for several weeks before subsiding for months. मतलब कुछ वीक्स के लिए आकर करी, उसके बाद सबसाइड हो गई थी, बहुत महीने तक नहीं हुई. He reports that the pain starts around his left eye and radiates to the maxilla and the ear, and sometimes extending to the occipital region. These episodes often occur at the same time every night. Same time every night ये episode occur कर रहा है, ठीक है. That is waking him from sleep. तो ये एक अलार्म क्लॉक हेडेक की तरह भी है, मतलब इतनी दर्द हो जा रही सर में कि वो नींद से उठना पड़ रहा है उसको. He denies any trigger zones और chewing related pattern. तो हमारा न्यूरैल्जिया का, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया तो कट ऑफ हो गया क्योंकि chewing related pattern नहीं है इसमें. तो what we will go for? We will go for sphenopalatine neuralgia और cluster headache. क्या आएगा? Sphenopalatine neuralgia या फिर इसको हम कहते हैं cluster headache. की फीचर्स क्या रहते हैं sphenopalatine neuralgia या फिर cluster headache के? There will be severe unilateral orbital maxillary pain. Severe unilateral या फिर orbital maxillary pain देखी जाती है. Autonomic features will be there. Lacrimation will be there. Increased lacrimation. Nasal congestion will be there and conjunctival injection will be required. ठीक है, conjunctival injection will be required. ठीक है. Now, short duration, 15 मिनट से कम ड्यूरेशन रहता है. 15 मिनट से 1 घंटे तक जा सकता है. ठीक है, मैक्सिमम 1 घंटा रहेगा, लेकिन 15 मिनट से 1 घंटे से ज़्यादा नहीं जाएगा. और मल्टीपल अटैक आएंगे, डेली आ सकते हैं, 2-3 दिन में आ सकते हैं. पीरियोडिसिटी एंड सर्काडियन रिदम जो है वो अलार्म क्लॉक हेडेक वाली होती है. मतलब अगर सेम ही टाइम पे उसको अटैक आ रहा है बार बार, तो दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ अलार्म क्लॉक हेडेक. ठीक है, उसको हम टिक मार सकते हैं अलार्म क्लॉक वाले को. मेल प्रेडिलेक्शन ज़्यादा होती है. ठीक है, दैट इज़ लेस देन 40 ईयर्स वाले मेल्स में ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है. ठीक है, ऑनसेट 40 साल से पहले स्टार्ट हो जाएगा और मेल में ज़्यादा होता है. इट आफ्टर सम वीक्स और मंथ्स द अटैक डिसअपियर कम्प्लीटली एंड दिस पीरियोडिक अटैक ऑफ दिस, मतलब ये जो पीरियड है वो कुछ महीने बाद डिसअपियर कर जाता है, फिर वापस आ जाता है. ठीक है, और कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक भी रह सकता है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्फीनोपैलेटाइन न्यूरैल्जिया और क्लस्टर हेडेक. बाकी ऑप्शन डिस्क्राइब कर लेते हैं. ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया अगर होता तो वहाँ पे ब्रीफ सेकंड्स के लिए पेन लास्ट करती, लेकिन इतनी ज़्यादा पेन होती कि वो इलेक्ट्रिक शॉक जैसी लगती उसको. ठीक है, और उसमें ट्रिगर जोन रहते हैं. ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ट्रिगर जोन रहते हैं, दाढ़ी नहीं बनाता पेशेंट या च्यू नहीं करता है क्योंकि एकदम से दर्द उठ जाती है. फिर आती है बात माइग्रेन की, जो अगला ऑप्शन था हमारे पास. माइग्रेन जो होती है वो लॉन्गर ड्यूरेशन की चलती है, 15 मिनट से 1 घंटे तक नहीं चलेगी, वो लगभग 2-3 दिन तक चलती है माइग्रेन. ठीक है, जिसमें उसको माइग्रेन में पूरा उसको पता नहीं चलता है फोकस कहाँ पे, वो रेडिएट करती रहती है पेन माइग्रेन वाली. प्लस फोटोफोबिया हो जाता है और फोनोफोबिया हो जाता है. लाइट नहीं देख सकता और साउंड भी उतनी नहीं सुन पाता है. ठीक है, फोटोफोबिया इज देयर. चौथा ऑप्शन है एटिपिकल ओडोंटोलॉजिया. ठीक है, एटिपिकल ओडोंटोलॉजिया, उसमें क्रॉनिक वेग टूथ रिलेटेड पेन होती है विदाउट क्लियर पीरियोडिसिटी. टूथ रिलेटेड पेन होती है ओडोंटोलॉजी में, लेकिन कोई क्लियर उसमें पीरियोडिसिटी नहीं रहती है. ठीक है, लेकिन अगर बंदा बोल रहा है कि मेरे को उठना पड़ता है, सेम टाइम पे होती है, तो देन वी विल गो फॉर जो भी हमने ऑप्शन चूज़ किया, दैट इज़ द स्फीनोपैलेटाइन न्यूरैल्जिया और द क्लस्टर हेडेक. ऑलराइट, नेक्स्ट, अ 45-year-old patient presents with a firm, slow-growing palatal mass. Firm, slow-growing palatal mass. Histology reveals nests of basaloid epithelial cells. Histology में nest of basaloid epithelial cells देखेंगे, forming a multiple cylindrical cyst-like spaces filled with pus positive material.
forming multiple cylindrical cyst-like spaces filled with pass positive material, giving a Swiss cheese appearance. कैसी appearance है? Swiss cheese appearance है इसकी, ठीक है. पैलेट पे हो रखा है ये और स्लो ग्रोइंग है, ठीक है. स्विस चीज अपीयरेंस भी है. तो व्हाट इज इट? इट इज एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा और क्रिब्रिफॉर्म टाइप इसको हम बोलेंगे. एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा इज कंपोज ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स एंड डक्टल सेल्स विच हैव वेरिड अरेंजमेंट. मतलब डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट होती है. पहली है क्रिब्रिफॉर्म अरेंजमेंट और दूसरी है ट्यूबुलर अरेंजमेंट. क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न में क्या होता है कि बेसिलॉइड एपिथेलियल सेल्स नेस्ट जो होते हैं वो इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल सिलेंड्रिकल सिस्ट में आकर करते हैं, लाइक पैटर्न्स रिजेंबलिंग अ स्विस चीज और हनीकॉम्ब पैटर्न, which is most classic and best recognized pattern in these cases. The lumina of these spaces contain periodic acid shift. जो lumina जो है वो contain करता है PAS, ठीक है, periodic acid shift contain करता है. And positive mucopolysaccharide secretion is there. Positive mucopolysaccharide secretion is also there. The tubular pattern reveals tubular structures. Tubular pattern में tubular structure present होंगे that are lined by stratified cuboidal epithelium. Tubular structure जो होते हैं that are lined by stratified cuboidal epithelium. The solid pattern shows solid groups of cuboidal cells. Solid pattern में solid groups of cuboidal cells दिखाई देंगे with little tendency towards duct or cyst formation. With little tendency towards duct or cyst formation. The cribriform pattern is the most common. क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, वेयर एज द सॉलिड पैटर्न इज लीस्ट कॉमन. क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न सबसे ज़्यादा कॉमन और सॉलिड पैटर्न जो होगा वो लीस्ट कॉमन होगा. नेक्स्ट द इमेज शोज व्हाट. देखो बहुत ज़्यादा दांत आपको एक साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. सो ये इमेज क्या शो करती है? इट इज़ नोन एज कंपाउंड ओडोंटोम. क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड ओडोंटोम. जब क्लस्टर ऑफ स्मॉल डीफॉर्म्ड टीथ और डेंटिकल्स वो एक साथ दिखते हैं तब हम कहते हैं कंपाउंड ओडोंटोम है. दीज आर द क्लस्टर्स ऑफ मेनी सेपरेट स्मॉल टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज डेंटिकल्स विद इन वन क्रिप्ट. The whole lesion usually is not larger than 20 millimeter in diameter. This type of lesion is usually found in the anterior maxilla and causes minimal swelling. ठीक है, anterior maxilla में मिलता है और minimal swelling cause करता है. Next, pale ghost of a cell is a histological feature of what? Pale या फिर ghost cell जो होता है that is a histological feature of calcifying odontogenic cyst. ठीक है, the lining of the cyst looks like ameloblastoma. जो लाइनिंग होती है सिस्ट की वो अमीलोब्लास्टोमा की तरह दिखाई देती है विद एन एपिथेलियम हैविंग क्यूबॉइडल और अमीलोब्लास्ट लाइक बेसल सेल्स एंड ऑफन अ थिक लेयर ऑफ स्टेलेट रेटिकुलम. द डायग्नोस्टिक फीचर इज पेक्यूलर फ्रॉम ऑफ abnormal keratinization producing cluster of pale swollen eosinophilic cells with a hole centrally. Pale swollen eosinophilic cells होते हैं और उनके बीच में एक होल बना होता है. Hole centrally is placed. The hole is produced by degeneration and loss of the nucleus. The hole is produced by degeneration and loss of the nucleus, leaving a pale ghost of the cell. ठीक है, इससे जो है वो अपीयरेंस आती है पेल या फिर घोस्ट सेल जैसी इमेज आती है. द घोस्ट सेल्स ऑफन स्टैक अप इन लेयर्स. घोस्ट सेल जो होते हैं वो लेयर्स में स्टैक अप कर जाते हैं, ठीक है, एंड मे कैल्सिफाई इन अ पैची लाइक फैशन गिविंग द सिस्ट इट्स नेम एंड प्रोड्यूसिंग अ स्पॉटी रेडियो ओपेसिटीज दैट गिव अ क्लू टू द डायग्नोसिस. स्पॉटी रेडियो ओपेसिटीज हो जाती हैं और उसका नाम जो है वो कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट जो है वो, क्योंकि उसमें मल्टीपल जो घोस्ट सेल्स हैं वो एक लेयरिंग पैटर्न में जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर जाते हैं, उसके बाद वो कैल्सिफाई कर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए उसका नाम दिया जाता है कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट. नेक्स्ट, पिक द सिस्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन. इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन वाली सिस्ट बतानी कौन सी है? रेडिकुलर सिस्ट इज अ सिस्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन. ठीक है, बाकी के बारे में बात कर लेते हैं. सिस्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन हमारे पास है रेडिकुलर सिस्ट, रेजिडुअल रेडिकुलर सिस्ट या फिर इन्फ्लेमेटरी कोलेटरल सिस्ट. ठीक है, अब बाकी सिस्ट आ जाती हैं हमारे पास डेवलपमेंटल ओरिजिन वाली या अननोन ओरिजिन वाली. डेंटिजरस सिस्ट हो गया, इरप्शन सिस्ट हो गया, ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट, ऑर्थोकेरेटिनाइज ओडोंटोजेनिक सिस्ट, लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट, बोट्रोइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट, कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट, जिंजाइवल सिस्ट ऑफ इन्फेंट्स, जिंजाइवल सिस्ट ऑफ एडल्ट्स. ठीक है, दीज आर डेवलपमेंटल और अननोन ओरिजिन. लेकिन सिस्ट ऑफ इन्फ्लामेटरी ओरिजिन अगर हम बात करें तो रेडिकुलर एंड इन्फ्लामेटरी कोलैटरल सिस्ट, ये दो आती हैं उसमें. ठीक है, नेक्स्ट, सेमोमा बॉडीज आर कॉमनली सीन इन व्हाट? सेमोमा बॉडीज आर कॉमनली सीन इन पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड. ठीक है, दीज आर कंसेंट्रिकली लैमिनेटेड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स सीन इन पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा. कंसेंट्रिकली लैमिनेटेड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स सीन इन पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा
ऑफ द ओवरी प्लस सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द ओवरी एंड मेनिंजियोमा के अंदर भी ये देखा जाता है। दे फॉर्म ड्यू टू डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, साइमोमा बॉडीज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की वजह से दिखाई देती हैं। कहाँ देखा जाता है? थायराइड कार्सिनोमा के अंदर, जो कि पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा होता है, सीरस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा के अंदर और मेनिंजियोमा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट द एक्रोनिम टॉर्च स्टैंड फॉर व्हाट? जो एक्रोनिम है टॉर्च, इट स्टैंड फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर्स, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पीस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर्स, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पीस। ठीक है, ये सारी आते हैं टॉर्च के अंदर। Acronym TORCH complex refers to development of common complex of symptoms in infant due to infection with different microorganisms, जो कि include करता है टॉक्सोप्लाज्मा, others, रूबेला, cytomegalovirus and herpes virus. Category of others refer to infections such as hepatitis B infection, coxsackie virus B infection, mumps infection and poliovirus infection. ये others की category आ गई. The infection may be acquired by the fetus during the intrauterine life or perinatally, and damage to the fetus or infant is due to these infections. ठीक है, next match the following diagnostic test with the associated condition or the disease. सबसे पहले हमारे पास टेस्ट है, that is KVIM test. KVIM test जो होता है that is for sarcoidosis. KVEIM test that is for sarcoidosis. Second test is Paul Bunel test. Paul Bunel test जो होता है that is for infectious mononucleosis. Paul Bunel test for infectious mononucleosis. Third is Rose-Waller test. Rose-Waller test is for rheumatoid arthritis. And Schick test. Schick test is for diphtheria. Schick test आपको याद रखना है diphtheria के लिए है. Rose-Waller test is for rheumatoid arthritis. Paul Bunel test is for infectious mononucleosis. And KVIM's test, it is for sarcoidosis. ठीक है, चारों टेस्ट हो गए. Next, the karyotype image below shows a chromosome with a centromere that is slightly off center, resulting in one arm longer than the other. This type of chromosome is best described as what kind of chromosome? देखो centromere जो थोड़ा सा हिल गया है, तो एक साइड की आर्म्स लंबी हो गई हैं, एक साइड की आर्म्स थोड़ी सी छोटी हो गई हैं. ठीक है, तो जो छोटी आर्म होती है उसको बोलते हैं पी आर्म, और जो लंबी आर्म होती है जिसका क्यू में लंबा डंडा बन रहा होता है तो क्यू लंबी आर्म आ जाती है. ठीक है, सो इट विल बी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. ठीक है, मेटासेंट्रिक क्या होता है? किसका मिडिल में हमारे पास सेंट्रोमियर आ गया, उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक मतलब स्लाइटली ऑफ चला गया. ऑलराइट, या तो स्लाइटली ऑफ सेंटर चला गया, या तो पी आर्म की तरफ चला गया. एक आर्म छोटी हो जाएगी, एक आर्म लंबी हो जाएगी, दैट इज पी क्यू आर्म हो जाएगी. एक्रोसेंट्रिक का मतलब कि सेंट्रोमियर जो है वो एक एंड की तरफ कुछ ज़्यादा ही है, मतलब एक जो साइड की आर्म्स है वो बहुत ज़्यादा छोटी है. ठीक है, वेरी शॉर्ट पी आर्म्स एंड वेरी लॉन्ग क्यू आर्म्स विल बी देयर. एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22 इन ह्यूमंस. 13, 14, 15, 21, 22 इन ह्यूमंस, उसमें एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम देखा जाता है. नेक्स्ट टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. टीलोसेंट्रिक मतलब टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा, बिल्कुल टेल पे प्रेजेंट है ये जो सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड, not normally present in humans, and it is seen in some other species. Telocentric is seen in other species. Next, the histopathological slide of lymph node biopsy shows large binucleate cells. Large binucleate cells आपको दिखाई दे रहे हैं with prominent eosinophilic nuclei, often described as owl eye appearance. Which of the following is most likely the diagnosis? देखो, owl eye appearance अगर आपको बता रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ये सेल्स है हमारे पास. ठीक है, these are the owl eye appearance cells. These are Hodgkin lymphoma or Reed-Steinberg cells. ठीक है, these are the Reed-Steinberg cells and these are Hodgkin lymphomas hallmark sign. ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि लार्ज साइज बाइलोब न्यूक्लियाई एंड प्रोमिनेंट इओसिनोफिलिक न्यूक्लियाई होता है विद क्लासिकल आउल आई अपीयरेंस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर मार्कर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स एसोसिएटेड कैंसर? पहले करेक्टली मैच वाले की बात कर लेते हैं. जो CA19-9 होता है, 19/9, इट इज़ फॉर पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा. CD30 जो मार्कर है दैट इज़ फॉर एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा. CD30 इज़ फॉर एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा. कैल्सिटोनिन इज़ मार्कर फॉर मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा. ठीक है, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के लिए मार्कर है कैल्सिटोनिन. और जो गलत ऑप्शन दिया हुआ है वो है APF का गलत ऑप्शन दिया हुआ है. उसने APF को लिंक कर दिया है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के साथ, बट कैल्सिटोनिन जो होता है वो मार्कर होता है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा का, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, APF इज नॉट लिंक टू थायराइड ट्यूमर्स.
APF कभी भी थायराइड ट्यूमर्स के साथ लिंक नहीं होता है। कैल्सिटोनिन इज अ मार्कर फॉर मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। लेट्स डिस्कस द ट्यूमर मार्कर विद दिस कैंसर, जो भी कैंसर उसका। पहले आते हैं ऑन्कोफीटल एंटीजेंस। इसमें AFP आता है, दैट इज अल्फा फीटोप्रोटीन। ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, नॉन सेमी ऑटोनोमस जर्म सेल ट्यूमर्स ऑफ द टेस्टिस, उसमें देखा जाता है। ऑन्कोफीटल एंटीजन सेकंड आता है हमारे पास CEA, दैट इज कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन। ये कैंसर ऑफ बाउल कॉज करवाता है, पैनक्रियाज का कैंसर कॉज करवाता है और ब्रेस्ट कैंसर कॉज करवाता है, CEA। ठीक है, नेक्स्ट आती है एंजाइम्स। एंजाइम्स में आते हैं प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज, दैट इज PAP एंजाइम, वो प्रोस्टेट कार्सिनोमा कॉज करवाता है। फिर आती है न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलाइसिस, दैट इज NSE, वो न्यूरोब्लास्टोमा प्लस ओट सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग कॉज करवाता है। न्यूरोब्लास्टोमा प्लस ओट सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग कॉज करवाएगा नॉन स्पेसिफिक इनोलाइसिस, NSEs। फिर आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, LDH। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो लिम्फोमा और इविंग सार्कोमा कॉज करवाता है। ठीक है, ये एंजाइम्स बेस्ड मार्कर्स हैं। ठीक है, अगर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इंक्रीज कर गई है तो लिम्फोमा हो सकता है या फिर इविंग सार्कोमा देखा जा सकता है। NSEs इंक्रीज कर गई है, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज, तो न्यूरोब्लास्टोमा या फिर ओट सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। और PAP दैट इज प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज इंक्रीज कर गया है या फिर देखा जा रहा है मार्कर, तो प्रोस्टेट कार्सिनोमा का खतरा हो सकता है। फिर आते हैं हार्मोन्स की बात। हार्मोन्स में 4 हार्मोन की बात करेंगे। HCG अगर ज़्यादा दिख रहा है उसमें तो ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर या फिर नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस देखा जाता है। HCG अगर लड़कों में दिख गया मतलब तो ये हमारे पास ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर या फिर टेस्टिस के सेल ट्यूमर देखने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, कैल्सिटोनिन उसके लिए। फिर आता है कैटिकोलामाइंस एंड वेनाइल मैंडेलिनिक एसिड। कैटिकोलामाइंस और वेनाइल मैंडेलिनिक एसिड ये न्यूरोब्लास्टोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए। ठीक है, VMA is from neuroblastoma and pheochromocytoma, कैटिकोलामाइंस एंड वेनाइल मैंडेलिक एसिड। फिर आता है एक्टोपिक हार्मोन प्रोडक्शन। एक्टोपिक हार्मोन प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रही है तो उसमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम देखा जाता है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। फिर आता है कैंसर एसोसिएटेड प्रोटीन्स। कैंसर एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं CA125, 125, ये जो होती है वो ओवरी के साथ एसोसिएटेड होती है। कैंसर एसोसिएटेड प्रोटीन दैट इज CA125 इज एसोसिएटेड विद द ओवरी। CA15-3 दैट इज एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट। फिर आती ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट, ओके। फिर आती है CA19-9, ये कोलन, पैनक्रियाज और ब्रेस्ट में इंक्रीज करता है कैंसर। ठीक है, कोलन का कैंसर होगा, पैनक्रियाज का कैंसर होगा या ब्रेस्ट कैंसर होगा तो CA19 और 9 जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। फिर आता है CD30 इंक्रीज करता है हॉजकिन डिजीज में और एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा के अंदर, ALCL के अंदर इंक्रीज करता है CD30। फिर CD25 होता है, ये हेरी सेल ल्यूकीमिया, CD25 हेरी सेल ल्यूकीमिया एंड T सेल ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के अंदर देखा जाता है, दैट इज ATLL। ठीक है, CD25। फिर आता है मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स मल्टीपल माइलोमा और अदर गैमोपैथीज के अंदर इंक्रीज कर जाता है। मल्टीपल माइलोमा एंड अदर गैमोपैथीज के अंदर मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंक्रीज कर जाते हैं। फिर आता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये प्रोस्टेट कार्सिनोमा में इंक्रीज करता है।